मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है हमारी क्लास लाइव हो गई होगी। टाइम हो गया लाइव हो गई। मैं काफ़ी देर से आप लोगों के कमेंट पढ़ने लग रहा था, तो मेजोरिटी में 3-4 कमेंट ऐसे थे जो मुझे उनका जवाब अभी देना ठीक लगा। पहली चीज़ तो ये कि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि अगली पीडीएफ आपने नहीं भेजी। तो अभी अगर आप केरेवल ऐप खोलेंगे, अभी भी आप खोल के देखेंगे और उसमें नोट्स वाले सेक्शन पे जाएंगे मेरे बैच में, तो वहाँ मैंने दूसरी पीडीएफ अभी भी सेंड करा दी। बेसिकली पीडीएफ तैयार हो गई थी, मैंने जिस लड़के को भेजनी थी जो करता था अपलोड, उसको भेज दी थी, उसने अपलोड नहीं की थी, तो उसके लिए माफ़ी। बाकी चीज़ें टाइम पे आ जाएंगी। दूसरी चीज़ ये कि जो पीडीएफ है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल कराने के लिए बच्चे कह रहे हैं, तो मैंने आपको कहा था हम ज़रूर अवेलेबल करा देंगे, लेकिन स्टाफ की शॉर्टेज होने के कारण अभी तक नहीं करा पाए थे। लेकिन आगे 100% ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, और आपको टाइमली हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ मिल जाएगी। तीसरी चीज़ ये कि बहुत सारे बच्चों ने कुछ क्वेश्चन नंबर बताया 21 और 28 जो मैंने पीडीएफ भेजी उसमें समझ नहीं आया, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं उन क्वेश्चन को आपको करा दूंगा। कुछ बच्चों का ये भी सुझाव था कि सर आप शनिवार रविवार की छुट्टी मत रखिए, तो मैं बिल्कुल उनको कहना चाहता हूँ कि हमारी छुट्टी नहीं रहती है, लेकिन आपको पता है कि पिछले संडे ही हमने क्लास ली थी, संडे से ही हमने बैच शुरू किया था, और बीच में 1-2 दिन का टाइम मिल जाता है तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे लेते हैं एक्सरसाइज वगैरह पे, तो थोड़ी चीज़ें प्रॉपर हो जाती हैं और आपको भी थोड़ा टाइम मिल जाता है तैयार करने में। दूसरी चीज़ ये, बहुत सारे बच्चों का कहना था कि CHSL का एग्ज़ाम की डेट आ गई है आज। हाँ, तो बिल्कुल एसएससी ने अपना कैलेंडर लॉन्च कर दिया है, लेकिन ये टेंटेटिव है और बहुत कम संभावना रहती है कि ये चीज़ें इस क्रिटिकल और पेंडेमिक सिचुएशन में टाइमली जैसा इन्होंने कैलेंडर में कहा है अपडेट हो पाए और हो चीज़ें ऐसे कर पाएँ। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि इस समय कोरोना दिल्ली जैसे शहर में तो बहुत बड़े रूप से फैल चुका है, और सरकारें कितना झूठ बोलती रहें, लेकिन सरकारों के पास ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि उसे नियंत्रण में कर सके कि इवन किसी को इलाज भी मिल पाए। ऐसा कुछ नहीं है। एक एक घर से 33 पेशेंट मिलने लग रहे हैं और बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। पता नहीं कितना डाटा गवर्नमेंट शो तक भी नहीं करती है या उनको पता ही नहीं चलता है। और कोरोना का इस समय स्थिति ये है मेरे बच्चों कि ये इसका कोई लक्षण नहीं दिखता है, लेकिन 5, 6, 10 दिन बाद जब एकदम से ये अपने आप को सीवियर कंडीशन में ले आता है, और उस समय आपको बड़ी दिक्कत होती है। जो भी कोरोना पेशेंट होता है वो 1-2 दिन में ही सारा खेल सिमट जाता है। आपने देखा कि बहुत सारे लोग अब मरने लग रहे हैं इससे, कोरोना से। तो आप अपने घर पे रहें, तैयारी करते रहें, और जब तक ज़रूरी ना हो, जब तक पेट में पूरी आग ना लगे, तब तक बाहर मत निकलिएगा। क्योंकि इस समय मीडिया में दिल्ली सरकार ये प्रचार करने में पूरी तरह व्यस्त है कि आप घर बैठे भी इलाज पा सकते हैं। लेकिन सच मानिए, इलाज तो आप पा सकते हैं, लेकिन अगर आपके शरीर में एक छोटी सी भी कोई बीमारी है तो इलाज पाना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी कंडीशन में। और बहुत सारे ऐसे लोग अभी जाने लग रहे हैं, गुजर रहे हैं, जिनको कोई लक्षण नहीं था और बहुत बाद में पता चला। लेकिन आप उदास भी मत होइए। आप हमेशा ये देखिए कि हमारे हाथ में क्या है, तो हमारे हाथ में हमारा शरीर है। आप डेली 2 से ढाई घंटा मेहनत करिए अपने शरीर पर मेरे बच्चों। ये साल जिंदा रहने का है। अगर सिचुएशन इसी तरह क्रिटिकल रही और इसी तरह केसेस बढ़ते रहे, जो कि जून में बहुत तेज़ गति से बढ़ रहे हैं, और 25-24 मई तक दिल्ली में केसेस की जो संख्या होती थी डेली 350-400 तक रहती थी, आज जाके 1300 पे केसेस चले गए हैं डेली की अब है, और डेली बढ़ने लग रहे हैं। तो ये सिचुएशन बढ़ेगी, वर्ष से वर्ष जाएगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम अपने शरीर पर काम कर सकते हैं, ठीक है। मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, मेडिटेशन करें, क्लियर है, और अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखें, और जब तक संभव हो सके अपने रूम पर रहें, अपने घर पर रहें, बाहर ना जाएं। तो आपके जितने भी सवालों के जवाब थे मैंने लगभग दे दिए हैं। उन पे आगे का जो क्रियान्वयन है, जो उन पे वर्क होना है, वो मैं अभी से स्टार्ट कर दूंगा। एक पीडीएफ अभी भेज दी है, एक थोड़ी देर बाद जैसे ही क्लास ओवर होगी भेज देंगे। साथ के साथ उसी उन्हीं पीडीएफ में अब हम हिंदी पे भी बना देंगे। कल का आप हमेशा में दे दीजिए, तो हिंदी लैंग्वेज भी हम उसमें चेंज कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बच्चे का कमेंट था कि सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, क्लास में जैसे फास्ट पढ़ाते हैं वैसा पढ़ाइए। मेरे बच्चों, मैं फास्ट तो बहुत पढ़ा दूँ, है ना, और मुझे कतई दिक्कत नहीं है, मैं चीज़ों को 10 दिन में भी ख़त्म कर दूँ। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब तक हम डिटेल में चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, तो हम बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ों को डिटेल में पढ़ें। हो सकता है थोड़ा समय लग रहा हो, लेकिन मेरी वॉइस धीरे है क्योंकि मैं बोल धीरे रहा हूँ,
ठीक है, तो आप परेशान ना हो, हम सारी चीज़ें सही कर लेंगे और मैं बिल्कुल ठीक से और आराम से ही पढ़ा रहा हूँ, आराम से ही आगे भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैंने ये चीज़ पहले भी बोल दी थी, लेकिन एक टाइम के बाद आपको इन चीज़ों की वैल्यू समझ आने लगेगी। मैं आपको आज कुछ क्वेश्चन लेता हूँ जो नंबर ऑफ डिजिट पे मैंने आपको पढ़ाए थे। देखिए, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे लेने लग रहा हूँ, हर चीज़ के कॉन्सेप्ट को आपको समझा रहा हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि सर नंबर ऑफ डिजिट क्या आज तक खत्म नहीं हुआ, 7 क्लासें हो गई, 6 क्लासें हो गई। तो मेरे बच्चों, नंबर ऑफ डिजिट तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आप सभी उस क्वेश्चन को करने का प्रयास करना। आप में से अगर 50% स्टूडेंट भी उस क्वेश्चन को टाइमली कर देंगे, या जो बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर आप थोड़ा फास्ट पढ़िए, अगर वो उस क्वेश्चन को कर देंगे तो आप समझिएगा कि आप सही कह रहे हैं और मैं गलत हूं और मुझे फास्ट करना चाहिए। आपके पास टाइम शुरू होगा, मात्र 10 सेकंड का आपको ये क्वेश्चन करना होगा और आपका क्वेश्चन है ये। चलिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन ये है, प्रयास करिए। यू हैव ओनली 20 सेकंड मैक्सिमम। पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 14 और 21 में सभी करा दूंगा, आप परेशान ना हो। मैं आपके जितने भी कमेंट है, हर एक कमेंट को क्लास के बाद पढ़ूंगा। ठीक है, मेरे पास अब एक लैपटॉप अरेंज हो गया है, तो मैं ये सारी चीज़ें कर लूंगा, आप कतई परेशान ना हो। लेकिन जो ये गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये जो फालतू के भेजते हैं, इसको प्लीज छोड़ दीजिए मैसेज में। दिख नहीं रहा है सर? अच्छा, अब देखो, अब दिख रहा है। कप्तान एक बार स्क्रीन दिखाना। अभी भी नहीं दिख रहा क्या? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं कल से इनका कलर चेंज कर दूंगा। चलिए मेरे बच्चों, शायद अब आपको ठीक दिखाई दे रहा होगा, या ये फैल जा रहा है, इससे इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। वरना इसकी मारो गोली यार तुम। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं क्या कहने लग रहा है, ध्यान दो जरा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 0 पॉइंट, क्वेश्चन यहां देख लो, तुम बहाना ना बनाओ। 0.2 की पावर 25, 0.2 की पावर 25, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और फिर आंसर दीजिए। 0.2 की पावर 25, इसको अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो सोल्व करते वक्त डेसिमल के बाद कितनी जीरो आनी है? 1 2 3 ऐसे बहुत सारी जीरो आएंगे और उसके बाद कोई नंबर आएगा, मतलब डिजिट दूसरे आएंगे। तो डेसिमल के बाद कितनी जीरो आएंगी, ये क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ के सुना देता हूं आपको, ताकि हर कोई बच्चा समझ पाए। 0.2 की पावर 25 के मान में दशमलव बिंदु के तुरंत बाद n शून्य है, यानी जहां डेसिमल लग रहा है ना, जहां डेसिमल लग रहा है उसके तुरंत बाद n शून्य है। कितने नंबर ऑफ जीरो, मतलब कितनी जीरो है? n जीरो है। यह दिया गया है कि log 2, आपको log 2 की वैल्यू पता है इसलिए उसकी जरूरत भी नहीं है। तो n का मान क्या होगा आपको बताना है, n का मान क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है, आपके पास 20 सेकंड है, करके बताइए, करके बताइए भाई। देखिए, मेरे यहाँ पे भी कोई लड़का नहीं है जो टेक्निकली चीज़ें मेरे सिस्टम पे बैठ के कर रहा हो। आप जानते हैं कोरोना के चक्कर में ऐसा हम संभव नहीं करना चाह रहे हैं, तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट किया करिए। जैसे हम इस सिचुएशन से उभरेंगे तो हम चीज़ों को सुधार देंगे। बताइए जरा, अब आप अपने मन से इस चीज़ को बताइए, अपने मन में बताइए कि क्या आप इस क्वेश्चन को 20 सेकंड तक कर पाए। मैं कमेंट पे देख रहा हूं बहुत कम बच्चों के आंसर हैं। तो क्या ये चीज मैंने आपको नहीं कराई? क्या ऐसे सवाल क्या पेपर में नहीं आ सकते? मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जी जान लगा दी समझाने में। मैं हर हाल में ये चाहता हूं, बहुत कम बच्चे 17 आंसर दे रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर 17 है। ठीक है, करेक्ट आंसर 17 है। तो बहुत कम बच्चे इसका आंसर दे पा रहे हैं। तो आप समझिए कि क्यों नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप दूसरी चीजों में घूम रहे हैं। आप अपनी कंटेंट पे ध्यान लगाइए जो मैंने आपको पढ़ाया है। अब आ जाइए जरा मेरी बात पे और इस क्वेश्चन के मारिए गोली। अब मुझे, सॉरी, यहां बताइए, मैं आपको सिंपली ये कह दूं, मेरी बात को ध्यान देना, कि बेटा 0.2 का स्क्वायर करके बताइए क्या आएगा। तो
तो आप यही तो करोगे कि सर 2/10 0.2 को 2/10 कर देंगे, तो 2 की पावर 2 बनी 4 और 10 की पावर 2 बनी 100। तो आप कहेंगे 2 जीरो आ गया 1 2, तो 2 अंकों को छोड़ के दशमलव लगा दो, तो 0.04। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? अगर मैं आपको कह दूं 0.2 की पावर 3, तो इसको क्या लिखेंगे आप? 2/10 की पावर 3। समझना मेरी बात को, मेरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना। आप कमेंट मत करिए, आप समझने पे दिमाग लगाइए। 17 आंसर है, बिल्कुल सही। तो 2 की पावर 3 क्या होता है मेरे बच्चों? 8। 10 की पावर 3 क्या होता है? 1000। हाँ या ना? तो 8/1000 को क्या लिखेंगे? 1 2 3 है, तो 0.008। ऐसे ही मैं आपको ये कह दूं क्या कि मेरे बच्चों 0.2 की पावर 5, ये बता दो, तो 2 की पावर 5 क्या होगा? 32 होगा। 2 की पावर 5 क्या होगा? 32 होगा। अच्छा मैं गलत बता रहा हूं, मेरे को लिखना चाहिए एक स्टेप। तो इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/10, क्योंकि डेसिमल हटाएंगे 10 आएगा। इसकी पावर 5 करेंगे तो 2 की पावर 5 32, और 10 की पावर 5 करेंगे तो 5 0 1 2 3 4 5। तो आंसर आएगा 0.0032। यही तो आंसर आया इसका, हाँ या ना? अब आप ये बताइए, हाँ मुझसे पढ़ने आपका सपना था, लेकिन अब कमेंट मत करो, सिर्फ समझने पे ध्यान लगाओ। ऐड बहुत बहुत साइड आ रही है, पता नहीं वो वहीं से लगाता है, मैं आगे से इस चीज का भी ध्यान रखूंगा। अब कमेंट वो दूसरे मत करिए। तो दोस्तों आपने यहाँ एक चीज गौर की क्या, कि जो हमने पढ़ा था ना क्वेश्चन वही है, जो हमने पढ़ा था क्वेश्चन वही है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं है। और मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन किस एग्जाम का है जो मैंने अभी आपसे पूछा? ये सीडीएस 2019 का क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन है, सीडीएस 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आपने क्या चीज गौर की होगी? अच्छा उसने पूछा क्या, वो अब आप समझ गए ना। उसने यही पूछा कि अगर ऐसे नंबर का स्क्वायर करते हैं तो डेसिमल के बाद कितनी जीरो आई? 1 जीरो। यहां डेसिमल के बाद कितनी जीरो है? 2 जीरो। यहां डेसिमल के बाद कितनी जीरो है? 3 जीरो, है ना? तो ये बताना है। आप ये मत सोचना कि यहाँ पावर 2 थी तो 1 आया, यहाँ पावर 3 थी तो 2 आया, यहाँ पावर 5 थी तो फिर 4 आना था। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है ना? एडवर्टीजमेंट आ रही स्क्रीन पर, अभी भी आ रही है क्या यार? नहीं अब तो नहीं आना चाहिए। एक सेकंड कप्तान, एडवर्टीजमेंट तो नहीं आ रही ना स्क्रीन पर अभी? नहीं, और आगे से इस एडवर्टीजमेंट को बंद कर दे बिल्कुल। देखिए, तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं वो समझिए। मैं आपको यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि यार जो भी पावर है, अगर 5 पावर है तो इसका मतलब ये तो तय हो गया कि डेसिमल के बाद 5 डिजिट आएंगे, हाँ या ना? मतलब डेसिमल के बाद 5 डिजिट आएंगे, या जो भी नंबर बन रहा होगा उसमें 5 अंकों पे के बाद दशमलव लगने लग रहा होगा, यही तो कहानी है। अगर मैं यहां पे ये लिख दूं कि 2/10 की पावर या 0.2 की पावर 10, ऐसा लिख दो, तो इसका मतलब हुआ 2 की पावर 10 क्या हुआ जी? 1024। और 10 की पावर 10 का मतलब मैं जानता हूं 10 जीरो, हाँ है ना? 10 की पावर 10 का मतलब कितनी जीरो? 10 जीरो। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी इसका एक्सप्लेनेशन बनेगा उसमें लास्ट से 10 डिजिट छोड़ के क्या लगेगा? डेसिमल लगेगा। तो 1024 है, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 6 7 8 9 10, यानी यहां पे डेसिमल लगेगा। क्लियर है? तो यहां डेसिमल के बाद कितनी जीरो आई? 3 और 3 6 जीरो आई। क्लियर है जी मेरी बात? के क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्या मेरी बात समझ गए, हाँ या ना? तो अब आप यहां मेरे बच्चों एक बात समझे होंगे कि बड़ा गेम ये नहीं है 10 वाला पॉइंट वाला, क्योंकि 10 की पावर 10 तो हमें पता है कि 10 अंक छोड़ने। अगर इसकी पावर में 20 लिख दूंगा तो मतलब 20 अंक छोड़ के डेसिमल लगना है। अगर मैं 25 पावर लिख रहा हूं तो मतलब 25 अंक छोड़ के डेसिमल लिखना है ना? इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब मुझे ये बता दो आप, जो क्वेश्चन था एक्चुअल में, जो क्वेश्चन था वो ये था कि भैया इसमें बता दो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक जीरो आएंगे। क्लियर है जी? अब मेरी बात को समझना, लोगों की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि इस मतलब यहां से देख के आपको पहले से याद है। तो ये बताओ 0.2 की पावर 25 है, इसका मतलब यही तो बना बच्चे 2 की पावर 25 बटे 10 की पावर 25। क्या आप यहां से इतनी बात नहीं समझे कि पावर 25 है तो इसका मतलब जो भी डेसिमल होगा उसके या आखिरी से 25 अंक छोड़ के डेसिमल लगेगा। ये बात आप समझ गए होंगे, हाँ है ना? आखिरी से 25 डेसिमल छोड़ के। सर सामने पोस्टर आ रहा है, अभी भी आ रहा है।
यार अब तो हट गया होगा पोस्टर, क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ नहीं है ना, हाँ नहीं आ रहा, ठीक है सर, नहीं है सर, नहीं नहीं ठीक है, बस 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 ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये हमें पता चल गया कि यहाँ 25 है, तो इसका मतलब डेसिमल के बाद 25 डिजिट आने लग रहे होंगे, ये तो तय हो गया। अब हम कुल मिला के क्या निकाल लें, हम ये देख लें कि यार 2 की पावर 25 में कितने डिजिट होंगे। तो ये हमने लोगरिथम से पढ़ा हुआ था कि 2 की पावर 25, तो तरीका भी बताया था कि यार सीधा सीधा क्या करो, 25 को आगे ले लो, इनटू में log 2 बचा, और log मतलब आपको तो ऐसे भी नहीं लिखना है ना, ये तो मूर्खों वाली चीज होगी। 25 log 2 की वैल्यू कितनी है जी, आप कहोगे दे भी रखी है, नहीं भी दे रखी होती तो आपको पहले से पता है 301, बोलो हाँ कि ना, पता है कि नहीं पता, पता है। अब आप ये भी जानते हैं इसे गुना करेंगे तो इससे बहुत ज्यादा मैटर मतलब फर्क पड़ेगा नहीं, आप सीधा सीधा ऐसे देख लो यार कि 25 को 3 से गुना करेंगे क्या आएगा, 7.5 समथिंग समथिंग है ना। अगर यहां 7 है, अगर यहां 7 है तो कितने डिजिट का नंबर बनेगा, 7 में 1 जोड़ोगे तो ये बनेगा 8 डिजिट का। इसका मतलब इस नंबर को सोल्व करोगे तो 8 डिजिट बनेंगे, कितने बनेंगे, 8 डिजिट, कितने बनेंगे, 8 डिजिट। और आप डिवाइड किससे कर रहे हैं, 10 की पावर 25 से, मतलब कितने अंक छोड़ के डेसिमल लगेगा, 25 अंक छोड़ के। तो जो 25 अंक छोड़ के डेसिमल लगेगा, 25 में से 8 अंक तो इसी को सोल्व करके हो गए है ना, 8 अंक तो इसी को सोल्व करके हो गए, तो बाकी कितने बचे, 17, यानी 17 डिजिट तक 0000 चलता चला जाएगा, 000 चलता चला जाएगा। बहुत बढ़िया। कुरपितिता क्या नाम लिखा हुआ है, तलहा पला सोनिया ओनिया, सब बहुत बढ़िया नाम बेटा। तो ये चीज आ गई होगी सबको समझ में, नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, मैं 2-3 एग्जांपल और ले लेता हूं। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि देखो यार, आप हमारी मेहनत को इस तरह से नहीं कह सकते कि आप बहुत डिटेल जा रहे हैं या थोड़ा फास्ट कराइए। मैं फास्ट तो एक दिन में करा दूं, मुझे ये चीज कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन पेपर में आएगा तब फास्ट कैसे करोगे, एक साल फास्ट नहीं होगी ना जो आपका खराब हो जाएगा, इसलिए हमें डिटेल में चीजों को समझना है, ठीक है। आप 5 सेकंड के लिए, बल्कि मैं पूरा 10 सेकंड रुकता हूं, आप इस बात को समझिए, फिर एक और एग्जांपल लेके इस क्वेश्चन को करेंगे। नहीं नहीं आप ये चिंता ना करें, मैं भाई मेरी भी एक इमेज है, मैं अपनी इमेज को खराब नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊंगा और पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। आप चिंता ना करें, मेरे लिए मेरी इमेज बहुत बड़ी है मेरे लिए, तो मैं खराब नहीं करूंगा, मैं डिटेल में ही पढ़ाऊंगा। नहीं बच्चे, सीडीएस का बैच नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है, सीडीएस का नहीं है, बिल्कुल नहीं, एसएससी का ही बैच, एसएससी में क्वेश्चन आ रहे हैं, अब इसके तुरंत बाद एसएससी के ही क्वेश्चन उठाने लग रहे हैं, इसी के। आ जाइए अब जरा, चलिए एक एग्जांपल से समझना। मैं कहूं कि यार इसमें ये बताओ कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक जीरो आएगा, डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक जीरो आएगा, ये क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे देखिए सर, डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक जीरो आएगा ये हमको बताना है। तो कहानी ये है कि हम इसको लिखेंगे 2/10 की पावर 5, और इस कहानी को लिखेंगे 2 की पावर 5/10 की पावर 5। अब मेरे बच्चों यहां से मुझे ये बात पता चल गई कि यार हो ना हो, ये बात तो क्लियर है कि डेसिमल के बाद 5 अंक आएंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, 5 डिजिट आएंगे, 1 2 3 4 5 डिजिट आएंगे, क्लियर है यहां तक की बात, 5 अंक आएंगे। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस 2 की पावर 5 को सोल्व कर लेता हूं, तो 2 की पावर 5 को लोगरिथम से सोल्व कर लो, या याद है तो ऐसे लिख लो, कितना आया 32। इसका मतलब ये हुआ कि इसे सोल्व करेंगे तो इसके जो नंबर ऑफ डिजिट बनेंगे वो बनेंगे 2, 32 में कितने अंक हुए, 2 अंक हुए। इसका मतलब आखिरी 2 अंक तो आएंगे इसके सोल्व करके जो वैल्यू आ रही होगी, तो 5 अंक में से 2 अंक इसकी वैल्यू को घटा दें तो बचे कितने, 3 अंक, इन पे क्या लगेगा, 0। तो हम क्या करेंगे कि भाई 10 की पावर 5 है, यानी 5 अंक के बाद दशमलव, मतलब पीछे से 5 अंक छोड़ के दशमलव लगना है, उसमें से इसको सोल्व करके कितने अंक बने, 2, तो 2 अंक हटा दें, 2 डिजिट घटा दें, तो बचा कितना, 3 डिजिट। इसका मतलब दशमलव के बाद अगले 3 अंक क्या होंगे, 000 होंगे। क्लियर है, बिल्कुल अब समझ आया। एक दो और एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको ये कहूं कि 2 की पावर 12, 0.2 की पावर 12, ये बताइए कि हम इसे सोल्व करेंगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक जीरो आएगा,
डेसिमल के कितने डिजिट बाद तक जीरो आएगा। तो ध्यान दीजिए जरा, अब आप इसे दो तरीके से करेंगे। आप लिखेंगे 2/10 की पावर 12, इसका मतलब 2 की पावर 12 और 10 की पावर 12। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आने, तो आप कहोगे सर 12 डिजिट आने, 12 अंक आने, 12 अंक आने। अब 12 अंक आने तो 2 की पावर 12 क्या होती है? तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है कि 4096 होता है ना? या नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करा जाए, तो 2 की पावर 12 है तो लोगरिथम ले लो। जब लोग अप्लाई करोगे तो 12 आगे आ जाएगा, बचेगा log 2 और log 2 की वैल्यू 0.3, तो 12 थी 36 है, 3.6 है। इधर के मारो गोली, 3 में एक जोड़ा कितने डिजिट आएंगे? 4 डिजिट। इसका मतलब जो 2 की पावर 12 को सोल्व करोगे तो कितने अंकों की संख्या बनेगी? 4 अंकों की संख्या बनेगी। कितने अंकों की संख्या बनेगी? 4 अंकों की संख्या बनेगी। इसका मतलब दशमलव के आखिरी में तो 4 अंक होंगे जीरो के अलावा, तो 12 में से 4 अंक तो इसी से भरे जाने हैं, 2 की पावर 12 से। तो बचे कितने भाई? 8। तो बाकी 8 क्या होंगी? 0 0 0। इसका मतलब दशमलव के बाद 8 जीरो का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। बिल्कुल निखिल सही आंसर देने लग रहा है। निखिल बहुत बार आंसर दे रहा है। निखिल तू 8 8 बार बार मत दे। क्लियर है जी यहां तक की बात? बहुत बढ़िया, है ना? मेरे हिसाब से बात समझ आ गई होगी। अब आप कहेंगे सर इसका एसएससी में क्या रिलेशन है? क्यों नहीं है बच्चे रिलेशन इसका एसएससी में? इसी सवाल को उठा के एसएससी में क्यों नहीं पूछ सकता? क्यों नहीं पूछ सकता? अगर एसएससी ये क्वेश्चन दे सकता था कि लोग और साइन स्क्वायर 25 वाला जो मैंने लिखवाया था जिसमें आंसर 1 आ रहा था, तो इस क्वेश्चन को क्यों नहीं दे सकता? अगर वो लोग वहां इस्तेमाल करने लग रहा है, बिल्कुल दे सकता है ना? हमें समझने की कोशिश करनी, ना कि भागने की दूर। आइए जरा इसको, और देखिए हर आदमी का पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है, और आप मुझे पढ़ाने नहीं आए, मैं आपको पढ़ाने आया हूं, तो थोड़ा थोड़ा मेरी बातों से आप सहमत भी हुआ करो। एक बच्चे ने लिखा कि सर आपने पहली क्लास में कुछ गलत पढ़ाया था। क्या गलत पढ़ाया था बेटा बताओ? पहली क्लास में एक चीज हुई थी कि वो 4 अंक थे और मैंने वो 3 अंक लिख दिए थे। थोड़ी देर बाद मैंने कहा था कि अरे हमने वहां 3 ले लिया, वहां 4 लेना था, तो साथ के साथ सोल्व भी करा दिया था। सही। आ जाइए अब जरा, जिन बावलों को अभी भी समझ नहीं आया तो 10 सेकंड के लिए उनके लिए एक बार फिर से प्रयास है। मैं कहूं भाई 0.3 की पावर 4, ये बताओ जब इसे आप सोल्व करोगे तो डेसिमल के कितने डिजिट तक जीरो आएंगे? तो आप क्या करोगे? इसका मतलब हुआ 3/10, इसकी पावर 4 करोगे तो 3 की पावर 4 81 हुआ, 10 की पावर 4 हुआ 4 जीरो। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि 4 अंक बाद दशमलव लगना है पीछे से, तो 1 8, ये तो 2 ही अंक हुए, 1 और 2, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो यहां डेसिमल लगेगा। तो कितनी जीरो आई? 2 जीरो आई। क्लियर है? इसी पे बेस्ड वो क्वेश्चन था, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने वो क्वेश्चन कर लिया होगा। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं, है ना? कभी उदास ना होना। बताओ बच्चे, ये क्वेश्चन है एसएससी का, बेहद आसान क्वेश्चन है। ये ऑप्शन से आप कर लेंगे वैसे भी, लेकिन मैंने तो ये एमए उठा लिया था, मुझे मिल गया एसएससी का क्वेश्चन। करिए एक बार जरा। पढ़िए बेटा एक बार इसी क्वेश्चन को, ये एसएससी का क्वेश्चन है 2018 मींस का। अब मेरे बच्चों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ठीक है? क्या मैं इस क्वेश्चन की जगह आपको क्वेश्चन ये दे देता, मैं क्वेश्चन आपको ये दे देता कि 23 की पावर n इज ग्रेटर देन n की पावर 23, मैं ये क्वेश्चन दे देता। आप मेरी बात को ध्यान से समझिए और मेरे विचारों की इज्जत करिएगा यहां पे। अगर मैं ये कह दूं कि ये इससे बड़ा है, इफ दिस इज इक्वल ग्रेटर देन दिस, अब मैं आपको कह दूं फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का मान ज्ञात करिए, और नीचे 3 4 ऑप्शन लिख के दे दूं आपको।
मैं नीचे तीन चार ऑप्शन लिख के दे दूं, एग्जाम में कुछ भी लिख के दे देगा। ठीक है, आप बताइए क्या ये चीज मैंने आपको कराई है कि नहीं कराई है? आप कहेंगे सर बिल्कुल कराई है। अगर मैंने ये चीज आपको कराई है तो क्या ये सवाल एसएससी में नहीं आ सकता? इससे जो पीछे अभी मैं करा रहा था वो क्वेश्चन एसएससी का है, तो जो हमने कराया वो बिल्कुल आ सकता है एसएससी में। यार आप इस बात को क्यों पेलने में लगे हुए हो? सीडीएस का सीडीएस का, अरे भाई सीडीएस का नहीं करा रहा हूं मैं, सब चीजों को कवर करा रहा हूं, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा रहा हूं, मतलब प्रयास कर रहा हूं। तो ये बात हमने पढ़ी थी ना कि यार 2 और 3 को छोड़ के अगर 2 की पावर 3 करूं और 3 की पावर 2 करूं, इसको छोड़ के बाकी आगे तक के जो रिलेशन बनते हैं, जैसे 3 4 करें, 4 5 करें, 5 6 करें, 25 26 करें, 100 101 करें, याद है ना ये बातें? तो यहां मैंने ये कहा था तुम्हें कि भैया इसकी पावर 4 कर दे, इसकी पावर 3 कर दे, इसकी पावर 5 कर दे, इसकी 4 कर दे, इसकी 6, इसकी 5, इसकी 26, इसकी 25, इसकी 101, इसकी 100। तो ऐसे हर सवाल में कौन सा पार्ट बड़ा होगा? तो मैंने ये कहा था कि यार इसको तो देखो तो छोड़, क्योंकि ये तो गलत साबित हो जाता है, ये तो अपवाद हो जाता है जो मैंने बताया उसके हिसाब से नहीं, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 2 9, ये बड़ा हो गया है ना। मैंने ये तो आपको मना किया था कि यार इसको छोड़ के बाकी पे जो करने लग रहे हो ना, उसमें जो छोटे वाला है ना वही आंसर बड़ा होगा। 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 3 64, ये बड़ा होना है, यहाँ पे भी 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 ये बड़ा होना है, हाँ या ना। तो इस वाले क्वेश्चन को मैंने कैसे समझाया आपको? लोगरिथम के भी आप पे समझाया था मैंने, इसी क्वेश्चन को डिविजिबिलिटी के एक फंडे से समझा दिया था, है ना। आज एक बच्चे ने डाउट भी पूछा होता कि 1.01 की पावर आप कर रहे थे, वो खेल हमें समझ नहीं आया। तो मेरे बच्चे समझने के लिए खुद करके देखो, इसकी पावर 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, 6 लो। ये एक बहुत खास नंबर है जिसका आगे भी बहुत जगह यूज होने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी समझाने की कोशिश की थी। तो आप समझ गए होंगे कि जो छोटे वाला नंबर है, लेकिन ये 2 के बाद की कहानियां हैं, 2 हटा दो उसके बाद की कहानियां हैं सारों में, कंजुगेटिव होगा तो ये कहानी समझ में आएगी, अदरवाइज तो गलत है। तो अगर यहां पे देखें, यहां 23 है तो यहां क्या लिखूं मैं? तो यहां 24 लिख दो सर, क्योंकि अगर 24 लिखेंगे तो 23 की पावर 24 और 24 की पावर 23, हमेशा छोटे वाली वैल्यू ही बड़ी आएगी जो जस्टिफाई करने लग रही होगी। तो क्यों नहीं आ सकते ये क्वेश्चन एसएससी में, है ना। उस समय आप इन क्वेश्चन को लोगरिथम से करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, और डायरेक्ट अगर आपको मेरी याद है तो भी दिक्कत नहीं है। तो ऐसा मत कहो कि सीडीएस पढ़ाने लग रहे हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आ लो, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, इसका आप आंसर दीजिए। ऑप्शन में बताइए ABCD कौन सा सही है। अभी बफरिंग करेगा। चलिए यार, इस क्वेश्चन को आप करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 90% स्टूडेंट दे रहे हैं सी आंसर, बाकी बच्चे डी आंसर दे रहे हैं। ए और बी तो आंसर है नहीं, क्लियर है। तो मैं अब वहीं पे आ जाता हूं जहां करा रहा था, आखिरी में इसी चीज को दोबारा कराता हूं, क्योंकि अभी भी आपको समय लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर देने में। मुझे उम्मीद थी कि इसका बहुत जल्दी से आप आंसर दे देंगे, तो इसको सबसे आखिरी में उठाते हैं, ठीक है, जब बिल्कुल आखिरी टाइम आएगा। अब जो नई चीज पढ़नी थी उसका टाइम खराब नहीं करना चाह रहा आज ये, ठीक है। और ऐसा है कि नंबर ऑफ डिजिट जब तक आप मुझसे पढ़ोगे तब तक मेरे से खत्म नहीं होगा। मैं रोज नए नए क्वेश्चन पीछे वाले चैप्टरों के लाता रहूंगा, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज देते चले जा रहे हैं, क्योंकि मैथ ऐसी चीज है, ज्ञान ऐसी चीज है, खत्म नहीं होने वाली। आ जाइए अब आगे। अब दोस्तों मैं कहना ये चाह रहा था कि यार देखो, हमने डेसिमल के बारे में पढ़ा, डेसिमल के बारे में पढ़ा। तो जब हमने डेसिमल के बारे में पढ़ा तो मैंने 3 तरीके से आपको डेसिमल सिखाए। पहला तरीका ये सिखाया कि भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, इनको हिंदी में शांत दशमलव कहते हैं, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे डेसिमल जो किसी पॉइंट के बाद रुक जाते हैं, जैसे 3 4 के बाद रुक गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 3 4 5 के बाद रुक गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दूसरा होता है जी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, यानी ऐसे डेसिमल
जो टर्मिनेट तो नहीं होते, यानी खत्म तो नहीं होते बिल्कुल। अब उसको छोड़ दो सी आंसर को, है ना, सबको आंसर देने दो, फिर आखिरी में बता दूंगा 1 सेकंड का है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार हमने टर्मिनेटिंग तो पढ़ लिया था, इस बहाने कम से कम बच्चों में ये तो लगा रहा है उसका आंसर क्या है। तो आखिरी तक रुकेंगे तो सही, जो कह रहे हैं मुझे सीडीएस 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 चिल्लाते रहते मेरे पे। ये बताओ कि इसका तो कोई सवाल पैदा होगा तो मैंने तरीका बता दिया कि किस तरीके से सोल्व करा जाएगा, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे वो कहानी आप आराम से कर लेंगे क्लियर। अब इस पर आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग पे। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब आप समझ के, जो खत्म नहीं होने वाले हो, टर्मिनेट नहीं हो रहे, चलते चले जा रहे, बट रिकरिंग, रिकरिंग माने रिपीट भी होते चले जा रहे हैं, ठीक है। रिकरिंग को आवर्ती बोलते हैं, ठीक है। अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है। बहुत सारी जगह अशांत पुनरावर्ती दशमलव भी लिखा रहता है, कोई इश्यू नहीं है। तो आज हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, फिर थोड़े टाइम के बाद हम केवल नॉन टर्मिनेटिंग पे भी बात करेंगे। यार एक चीज रह गई मेरी, सॉरी 2 सेकंड का मेरा समय लगेगा। नंबर ऑफ डिजिट का एक कॉन्सेप्ट रह गया, उसको समझ लो यार। फिर इस नॉन टर्मिनेटिंग से ही आज हम अपनी चीजों को शुरुआत कर लेंगे, क्लियर है। और नाराज ना हुआ करो, आ जाइए। देखिए मेरे बच्चों, हाँ बी होगा, सी होगा, मारो गोली आखिरी में निपटा देंगे, वैसे डी होगा। चलिए आ जाइए। अब मैं जो समझा रहा हूं उस बात को ध्यान से समझिए और मुझे एक बात का आंसर दीजिए। डी होगा। चलिए आइए, कि मैं अगर आपको ये कहूं, मेरी बात को पूरा और ध्यान से समझा जाएगा, अदरवाइज नंबर ऑफ डिजिट के क्वेश्चन में आप फंस के खड़े हो जाएंगे। पहले बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे आ सकता है नंबर ऑफ डिजिट का, वो ध्यान दे लीजिए। ऐसे क्वेश्चन दे देगा ऊपर जो लिखा हुआ है कि 24 अंकों वाली एक संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग है, कि वर्गमूल में कितने डिजिट आएंगे। या कह देगा यदि किसी संख्या के वर्ग में 24 अंक है तो उस संख्या में कितने अंक होंगे। ये दोनों एक ही जैसे सवाल है, लैंग्वेज ही मैंने डिफरेंट की, बाकी दोनों एक ही सवाल। ऐसे सवालों में कितने डिजिट होंगे, ये भी नंबर ऑफ डिजिट का ही कॉन्सेप्ट है। तो मैं 2 सेकंड लगाऊंगा आपको समझाने में, उसके बाद फिर उसी पे आ जाएंगे रिकरिंग डिजिट पे। तो मेरे दोस्तों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, ठीक है। तो उसका एक तरीका होता है, जैसे मान लीजिए मैंने 144 का स्क्वायर रूट निकालना है, 144 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका तरीका यह होता है कि आखिरी दो डिजिट से पेयर बनाते चले जाओ। आखिरी 2 के पेयर बन गया, फिर 1 का पेयर बन गया, क्लियर है। और जितने पेयर बनते हैं ना उतने ही इसके स्क्वायर रूट में डिजिट होते हैं। जितने पेयर बनते हैं उतने ही इसके स्क्वायर रूट में डिजिट होते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, मैं स्क्वायर रूट निकालना नहीं सिखा रहा हूं, बस हल्का सा टच करा रहा हूं, बाकी मैं सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर रूट समझा भी दूंगा। तो इसका तरीका ये होता है कि यार 1 है ना, तो ऐसा नंबर ढूंढो जिसको उसी से गुना करें, या तो 1 आए या 1 से छोटा नंबर आए। तो 1 एकम 1, ठीक है जी, बचा 0। फिर इन दोनों को जोड़ देते, 1 और 1 2, ठीक है जी। फिर आया ये 44, 0 का तो मतलब ही नहीं बना घटाने में, तो 44 उतारा। फिर अब यहां ऐसा नंबर रखते हैं कि उसको इसी से गुना करने पे, पूरी संख्या से गुना करने पे, या तो 44 आया 44 से छोटा है, तो क्या लेंगे 2, है ना। 22 दूनी 44, तो रिमाइंडर आ गया 0। क्लियर है जी यहां तक की बात। मेरी बात को ध्यान से समझना और सीखना। मान लीजिए मैं अब आगे कोई और नंबर ले लेता हूं, ठीक है जी। मैंने ले लिया कोई भी बड़ी संख्या ले ली, जैसे 45 का स्क्वायर करते हैं 5 का और 25, 5 चौक 20। मैं कहूं यार इसका स्क्वायर रूट निकाल के बताओ। तो तरीका यह है कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए आखिरी से पेयर बनाना शुरू कर दो, 2 2 का एक पेयर बना, फिर 2 का एक पेयर बना। अब ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको उसी से गुना करें तो 20 या 20 से छोटा नंबर आए। तो क्या होगा, 4 4 चौक 16, तो बचा कितना जी 4, उतारा, फिर 2 5। अब देखिए 4 और 4 कितना हो गया 8। अब यहां एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 425 या 425 से छोटा है। तो आप कहेंगे सर 5, तो ये आया 425, डिफरेंस आया 0। तो इसका जो स्क्वायर रूट आया 2025 का, वो कितना आया 45 आया। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरी बात को समझने का प्रयास करना। मैं साफ सुथरे तरीके से आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि मैं यहाँ नंबर ऑफ डिजिट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ना कि स्क्वायर रूट निकलवाने की कोशिश कर रहा हूं। वो आपको आता है, नहीं भी आता है तो मैं सिंप्लीफिकेशन में उसे डिटेल में समझाऊंगा। तो मेरी बात को ध्यान से समझिए। अब क्या आपने देखा कि कुल मिला के जितने पेयर बनते हैं उतने डिजिट बनते हैं, क्लियर है। या डेसिमल नहीं, कभी सोचो डेसिमल है, जितने पेयर बनते उतने डिजिट। 1 पेयर बना और 2 पेयर बन गए। अब जैसे यहां 1 पेयर बना, 2 पेयर बन गए, तो 2 डिजिट आए। ऐसे ही
अगर मैं आपको ये कह दूं कि आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है और संख्या है ABCDEF, तो बताओ इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितने अंकों का होगा? अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो कितने अंकों का होगा? तो आंसर का तरीका ये होता है कि आखिरी से दो दो के पेयर बनाओ। एक पेयर बना, दो पेयर बना, तीन पेयर बना। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो कितने अंकों का होगा? तीन तीन अंकों का होगा ना। कितने अंकों का होगा? तीन अंकों वाली संख्या होगी। बिल्कुल सही। ऐसे ही मैं आपको ये कह दूं कि यार ये कोई नंबर है ABCDEFG, इसका स्क्वायर रूट निकाल के बताओ जी क्या होगा? तो आखिरी से दो दो का पेयर बनाओगे। तो पेयर कैसे बनेगा? FG का बन गया, DE का बन गया, BC का बन गया। अब बचा A, तो A का अकेले का पेयर बन जाता है, हाँ या ना? तो कितने अंकों का होगा? 1 2 3 और 4, चार पेयर बन गए, तो 4 अंकों का इसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि जितने भी डिजिट होंगे इस नंबर में, जितने भी डिजिट इस नंबर में होगा, उसका आधा ही हमेशा आपका आंसर होगा, उसका आधा ही उसके स्क्वायर रूट का नंबर ऑफ डिजिट होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर यहाँ 6 अंक थे तो 6 का आधा किया तो उत्तर आ गया कितना? 3। यहां कितने अंक है? 3 है, तो 3 का आधा करोगे तो कितना उत्तर आएगा? 2। आप कहेंगे 2 कैसे आ गया? उल्लू बना रहा है। उल्लू नहीं बना रहा हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं कि 3 को 2 से भाग दोगे तो उत्तर आएगा 1, तो पूरा हो गया। यानी दूसरा जो पेयर बना होगा वो 1 डिजिट का बना होगा। तो कितने पेयर हो गए? 2। तो वैसे तो 1.5 आया, लेकिन पेयर कितने बने होंगे? 2। तो कितने डिजिट का आया? 2 डिजिट का आया। यहां देखें तो मतलब कितने पेयर, अंक कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 को 2 से भाग दोगे क्योंकि 2 2 का एक पेयर बनेगा। तो 6 तक 3 पेयर तो पूरे हो गए, और फिर कोई एक डिजिट बना होगा तो एक पेयर उसका। तो यानी कितने पेयर बन गए? 4। मतलब यह है कि अगर पॉइंटों में कैलकुलेशन हो रही है तो जो इंटीग्रल पार्ट है उसमें 1 जोड़ दो। यह आ जाएगा मेरे बच्चों आपका आंसर। यह आ जाएगा आपका आंसर। सर मैं उनके और किसी के बाप के कहने पे फास्ट नहीं पढ़ाता हूं, मैं धीरे ही पढ़ाऊंगा, चिंता ना करा करो। आ जाइए, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? 5 सेकंड के लिए इस बात को समझिए, फिर सारे क्वेश्चन निपटा देंगे इस टाइप के। भाई अंकिल मैं आराम से ही पढ़ाता हूं, आपको परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। आदमी अपनी नीयत नहीं बदल सकता। मेरी नीयत धीरे पढ़ाने की, मैं धीरे ही पढ़ाऊंगा। आ जाइए। और आप इतने व्याकुल भी ना हो कि एग्जाम सर पे, ऐसा भी मतलब मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं। शायद सरकार को एक बार फिर से कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, लॉकडाउन से बात बनेगी नहीं अगर केसेस इसी तरीके से बढ़ते चले गए। क्योंकि ज़्यादा दिन की बात नहीं, 5 से 7 दिन के अंदर पूरे भारत के हॉस्पिटल फुल हो चुके होंगे, बड़े शहरों के। हाँ जी, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप कहानियों को समझने लग गए होंगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये अलग क्वेश्चन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये सेम क्वेश्चन है, बस इनकी लैंग्वेज को हम अलग तरीके से लिख सकते हैं, ये मैंने दिखाया। मतलब या तो क्वेश्चन इस लैंग्वेज में लिखा जा सकता है या क्वेश्चन इस लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। तो एक ही बात को बताने के दो तरीके बताया, कैसे बताया जा सकता है। बाकी क्वेश्चन भी सेम है, डाटा भी सेम है। आ जाइए जरा, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 24 डिजिट नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी एक नंबर है जो कितने अंकों का है? 24 अंकों का। कितने अंकों का है जी? 24 अंकों का। तो अगर इसका परफेक्ट, और ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर रूट जो है ना वो पॉइंटों में नहीं जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर इसका वर्गमूल निकाला जाए, तो मेरे बच्चों अगर इसका वर्गमूल निकाला जाए, अगर इसका वर्गमूल निकाला जाए तो उस वर्गमूल में कितने अंक होंगे ये पूछ रहा है। तो तरीका बताया यार, 2 डिजिट से एक पेयर बनता है वर्गमूल निकालते वक्त, तो 2 से भाग दे दो, तो पूरा चला जा रहा है, तो बहुत बढ़िया 12 अंक। इसका मतलब इसका जो वर्गमूल बनेगा उसमें कितने अंक होंगे? 12 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 12 अंक होंगे। अब इसी बात को दूसरी तरीके की भाषा से बोला जा सकता है कि इफ वी स्क्वेयर ए सर्टेन नंबर, मान लीजिए कोई नंबर n था, क्या था? n, हमने इसका स्क्वेयर कर दिया तो बन गया n स्क्वेयर। तो n स्क्वेयर बन गया तो इसके अंदर कितने अंक बन गए? कह रहा है इफ वी स्क्वेयर ए सर्टेन नंबर वी गेट ए 24 डिजिट नंबर। तो इससे हमें 24 अंकों वाला नंबर मिला, 24 अंकों वाला एक नंबर मिला। क्लियर है? तो पूछ ये रहा है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डिजिट इन दैट सर्टेन नंबर, तो इस नंबर में कितने डिजिट होंगे। तो आप जानते हैं n का स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर आएगा, और अगर मैं n स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल दूंगा तो n आ जाएगा। मतलब 24 अंकों का एक नंबर है, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपको बताना है उसमें कितने डिजिट होंगे। तो सेम ही तो क्वेश्चन है, जो ऊपर था वही नीचे है, बस भाषा का डिफरेंस और कुछ नहीं है। तो 24 को मेरे बच्चों 2 से भाग दे दोगे, आपको उत्तर आ जाएगा 12 अंक। हाँ या ना?
तो देखिए मैं इसीलिए कह रहा था कि मुझसे कोई चीज जीवन में खत्म नहीं होनी, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट का यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए और अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो शायद आप 1 से 2 सेकंड भी ना लें, 1 सेकंड लेने में भी पाप समझेंगे। लेकिन अगर नहीं कर रखा तो मुझे उम्मीद है कि हर बच्चे को 10 से 15 सेकंड लग जाएंगे सोचने में कि क्या लॉजिक लगेगा, ठीक है। तो परेशान ना हुआ करो, अपने टीचर की बातों को माना करो। चलिए आ गई, क्योंकि आप 12 साल से एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन मैं 12 साल से एसएससी पढ़ा रहा हूं। अरे पीडीएफ ओपन नहीं हो रही, ढक्कन तो अभी पीडीएफ क्यों देख रहा है, क्लास के बाद ओपन हो जाएगी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। चलिए जी 3 क्वेश्चन है, तीसरे पे आ जाइए और पढ़ के बताइए इसका आंसर क्या होगा। तीसरे क्वेश्चन पे कह रहा है इफ वी स्क्वेयर ए सर्टेन नंबर वी गेट ए 518 डिजिट नंबर। हम किसी अगर संख्या का वर्ग करते हैं तो 518 अंकों की एक संख्या तैयार होती है। तो ये बताओ उस संख्या में कितने अंक थे। यानी कोई नंबर n था, अगर हम इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं तो 518 अंकों की संख्या बननी। कितने अंकों की? 518 अंकों की। तो कह रहा है कि इस n में कितने डिजिट होंगे, इस n में कितने अंक होंगे। तो तरीका बताया कि भाई इस नंबर की पूछ रहा है, इसका स्क्वायर किया तो ये आया, तो स्क्वायर रूट निकालोगे तो ही तो वो नंबर आएगा। तो स्क्वायर रूट के लिए 2 का पेयर बनाते, 2 से भाग दे दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 नीम 18। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, बाकी 259 आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? अब आ जाओ जी थर्ड वाले पे ना, फोर्थ वाले पे। क्लियर है दोस्तों? खड़ाखट बताते हैं। कहता है यदि किसी संख्या के वर्ग में 816 अंक है तो उस संख्या में कितने अंक होंगे। अगर किसी संख्या के वर्ग में 816 है, सेम वही कहानी है। कितने नंबर है, सॉरी कितने नंबर है भाई? 816। तो कहता है इसके स्क्वायर रूट में कितने होंगे, 2 से भाग दे दो, 2 चौको 8, 2 अट्ठी 16, 408 हो गए। क्लियर है जी? यहां तक कि बिल्कुल सही बताया सबने। अब मैं कह रहा हूं कि यार अगर 5वें पे आ जाइए मेरे बच्चों, दिखाई दे रहा होगा आप सबको। 5वें क्वेश्चन में कह रहा है इफ वी स्क्वायर ए सर्टेन नंबर वी गेट ए 21 डिजिट नंबर। सेम वही ऊपर वाली लैंग्वेज है, व्हाट विल द नंबर ऑफ। देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों 21 अंक हैं किसमें? स्क्वायर करने के बाद वाले नंबर में। तो ओरिजिनल में क्या होंगे? 2 से भाग दे दो। तो आप कहोगे 2 से भाग देंगे तो 10 तो एग्जैक्ट चला गया और पॉइंट में आगे आगे कुछ आएगा। और मैंने कहा था कि जो इंटीग्रल पार्ट है ना उसमें 1 जोड़ दो, यानी 11 डिजिट का वो नंबर होगा। आप मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? पक्का है कच्चा? पक्का। भाई ये सवाल आज तक एसएससी में नहीं पूछा, ये क्वेश्चन आज तक एसएससी में नहीं पूछा, ठीक है। ये क्वेश्चन कहां पे पूछा हुआ है? एक राजस्थान का पेपर था जो मैंने एक बच्चे के पास से लिया था और उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो क्या ये एसएससी में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तो हमें हर चीज को कवर करके चलना पड़ेगा, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि यार तुम तो राजस्थान की बात बता रहे हो। आ जाइए जी, खड़ाखट इनको भी कर देते। मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात है नहीं आप लोगों के लिए, बस आंसर ही बताना है। कहता है यदि किसी संख्या के वर्ग में 23 अंक है तो संख्या में कितने अंक होंगे। 2 से भाग देंगे, 2 12 24 पॉइंटों में आएगा तो 13 अंक होंगे। यहां देंगे 2 से भाग देंगे। कहता है यदि किसी संख्या के वर्ग में 54 अंक है तो संख्या में कितने अंक होंगे। ठीक है, तो 54 का आधा करोगे 27। कैलकुलेशन हमें सही कर लेनी, बस वो देख लेना। हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो 224 अंकों का मिलता है, तो उस नंबर में कितने डिजिट होंगे। 2 से भाग दे देंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 112। तो क्लियर है मेरे बच्चों, यहां तक की बात? हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, हम वापसी से अपने काम पर आ जाते हैं। आई एम अंडरस्टैंड, गुड। भाई हिंदी लैंग्वेज में पीडीएफ मिल जाएगी, मैंने आपको कहा है, आप परेशान ना हो, ठीक है। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल है, क्योंकि मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको बता चुका हूं। हर एक टीचर का पढ़ाने का अपना अलग अलग तरीका होता है। कोई नंबर सिस्टम को कहीं से शुरू करता है, कोई कहीं से, कोई ये बताता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या है, जबकि सच्चाई ये है कि सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि नंबर क्या है, डिजिट क्या है, जो बेसिक चीज है। तो मैंने वही बताने का आपका प्रयास किया, ठीक है। आइए जरा, तो आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है रिकरिंग डिजिट, है ना। क्या पढ़ना है? रिकरिंग डिजिट। उससे पहले एक 2 मिनट का समय लूंगा और एक छोटी सी बात बताऊंगा, फिर रिकरिंग डिजिट पे आऊंगा कि कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर होता है नंबर सिस्टम में। अभी हम नंबर पे ही चल रहे हैं। तो जब हम, पहली बात ये कि हम नंबर को ही अच्छे से नहीं समझ सकते तो हम उसका क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, हाँ है ना।
तो जरूरी है कि हम पहले नंबर को समझे कि नंबर की औकात क्या है, नंबर है क्या, उसके बाद उसके क्लासिफिकेशन को जाने। तो देखिए यार, मैंने आपको ये बताया कि नंबर और डिजिट में क्या डिफरेंस होता है, पिछले सप्ताह यही कहानियां चली, आज शुरुआत से भी यही पढ़ा रहा हूं। दूसरी बात ये कि कोई भी नंबर होता है तो उसकी दो वैल्यू होती हैं, एक होती है प्लेस वैल्यू, जिसे हम कहते हैं स्थानीय मान, जिसे हम कहते हैं स्थानीय मान, मान, ठीक है भाई। और दूसरा होता है क्या, फेस वैल्यू। ये हो गया अंकीय मान, अंकीय मान, अंकीय मान, ठीक है जी। दो हो गए मेरे प्यारे बच्चों, एक हो गई फेस वैल्यू, एक हो गई प्लेस वैल्यू। मैं सिर्फ यहाँ 2 ही मिनट का आपका समय लूंगा, फिर वहीं आ जाऊंगा। देखिए यार, फेस वैल्यू फालतू की बात है, इसमें कुछ भी नहीं है, इससे कुछ सवाल नहीं बन सकता, या मुझे नहीं आता, कोई बनता होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 3 4 8, ठीक है जी। तो 8 की फेस वैल्यू क्या है, 8 ही है। 4 की फेस वैल्यू 4 ही है। 3 की फेस वैल्यू 3 है। 2 की फेस वैल्यू 2 है। मतलब जो लिखा हुआ है वैसा ही उसका नंबर है। अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे को इतने पेन उठा के दे दो, तो आप कितने पेन उठा के दोगे, 2 ही पेन उठा के दोगे, हाँ या ना। यानी जो मैं लिख रहा हूं वही उसकी एक्चुअल में वैल्यू भी आप समझने लग रहे हैं, यानी जो उसके चेहरे पे लिखा हो वही बात आप समझ रहे हैं, ये फेस वैल्यू है, ठीक है। तो फेस वैल्यू से कुछ नहीं बनता खास, बाकी वक्त आने पे हम इस बात को और गहराई से पढ़ लेंगे, अगर कोई सवाल मुझे मिला इसके ऊपर, ठीक है। अब आते हैं प्लेस वैल्यू पे। स्थानीय मान है भाई, इसको मैं कम से कम 5 से 6 घंटे लेके पढ़ाऊंगा, क्योंकि जितने भी डिविजिबिलिटी के नियम है सारे के सारे प्लेस वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। लेकिन यहाँ मैं बहुत छोटी बात बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 3 8 5, ये लिखा, तो इसे हम इकाई का अंक बोलते हैं, इसे हम दहाई का अंक बोलते हैं, इसे सैकड़े का अंक बोलते हैं, इसे हजार का अंक बोलते हैं, फिर ऐसे 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे ही हम संख्याओं को पढ़ते हैं। तो इस 5 को हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, तो इसे हम 5 गुना 1 लिखते हैं। 8 को हम बोलते हैं दहाई का अंक, 10th प्लेस, तो 8 गुना 10 लिखते हैं, ठीक है जी। इस 3 को हम बोलते हैं क्या जी, सैकड़े का अंक, तो 3 गुना 100 लिखते हैं। 100 का मतलब सैकड़ा, 10 का मतलब दहाई, 1 का मतलब इकाई। और 2 को हम हजार का अंक बोल रहे हैं, तो यहाँ हजार बोलते हैं, लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे 2 3 8 5 को प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिखना है, तो इसे मैं ऐसे लिखूंगा कि 2 गुनी 1000 जमा 3 गुनी 100 जमा 8 गुनी 10 जमा 5 गुनी 1। ये मेरे बच्चों इसकी बनी प्लेस वैल्यू। क्लियर है जी। यानी मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कह दूं कि ABC एक 3 अंकों की संख्या है, ABC एक 3 अंकों की संख्या है, तो इसकी प्लेस वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी, या इसे प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिख के दिखाइए। तो आप लिखेंगे कि भैया इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़े का अंक, तो इकाई दहाई सैकड़ा हो गया, यूनिट 10th और 100, तो इसे लिखेंगे 100 इंटू ए, या A इंटू 100, जैसे मर्जी लिख लो। इसे लिखेंगे 10 इंटू बी, ये दहाई हो गई, और इसे मेरे बच्चों लिखेंगे 1 इंटू सी। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा यूनिट डिजिट। क्या यहां तक आपको किसी को दिक्कत है? सुबह वीडियो रुक गई, केवल आपकी रुकी होगी भाई, और किसी की नहीं रुकी। तो यहां तक कि क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, बस इतना बताना है। उसके बाद धुआंधार तरीके से हम आगे पढ़ेंगे इसको जब भी बात आएगी। तो क्लियर है जी। यहां तक एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पीडीएफ के जो डाउट हैं वो भी क्लियर कर लेंगे। आप थोड़ा शांति तो रखा करें, जब मैं क्लास पढ़ा रहा हूं तो उस समय आप कोशिश करें कि जो डाउट है केवल उसकी बातें बताएं, ठीक है। आप सबके कमेंट में पढ़ पा रहा हूं, लेकिन बहुत तेज आते हैं तो कमेंट चले जाते हैं, है ना। तो जो पढ़ा रहे हैं उसके डाउट लेके आइए। आखिरी में आप अपने जितने भी कमेंट हैं जो रखना चाह रहे हैं मेरे बारे में, अपने बारे में, कुछ भी, तो आप रख दीजिए वहां पे, मैं आखिरी में पढ़ लूंगा सबको, देखिए। लेकिन जब पढ़ा रहे हैं उस समय केवल यहीं तक की। एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ABCD। मैं कहूँ यार इसे प्लेस वैल्यू में डिफाइन करो, तो आप इसे लिखोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यूनिट, 10th, 100 और 1000 डिजिट। तो 1000 A प्लस 100 B, 100 गुना B, यही बात है, 10 C प्लस D। तो मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे यहाँ पे केवल इतना ही इसका प्रयोग करना है। बाकी ये इतना बड़ा बात है, या इतनी बड़ी बात है कि आप गणित के
विद्वान बन सकते हैं उन बातों को जान के। तो आइए मेरे बच्चों, अब हम जो पढ़ रहे थे उस पे आते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये हमारा टॉपिक नहीं था, ठीक है, प्लेस वैल्यू और ये तो मुझे आगे पढ़ाना था, तो मैंने उसके संदर्भ में इसको यूज कर लिया है। ठीक है जी, आज तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चों, वो पढ़ने जा रहे हैं रिकरिंग डिजिट। रिकरिंग डिजिट मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे लोग इसे रिपीटिंग डिजिट भी कहते हैं, बहुत सारी बुक भी कहते हैं, हम इसे रिकरिंग डिजिट कह रहे हैं। एग्जाम में भी रिकरिंग डिजिट ही बोला जाता है। हिंदी में इसको आवर्ती भी दशमलव बोलते हैं, आवर्ती दशमलव या पुनरावर्ती दशमलव भी बोलते हैं, बहुत सारी भाषाएं। ठीक है, आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारी चीजों को लिखने के बड़े सारे तरीके होते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि 2 + 3/5, बताइए क्या बना। तो एक तरीका है कि आप इसका एलसीएम ले लें और आप कैसा, देखिए एलसीएम आया 5, यहाँ बटे कुछ नहीं तो 1 है, 5 दूनी 10 जमा 3, तो आप कहें सर उत्तर आया 13/5। ये एक बेहतरीन तरीका है इस बात को लिखने का, ये इसे सोल्व करके लिखने का एक तरीका। ऐसे ही मेरे बच्चों, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को लिखने का एक तरीका ये भी है कि हम इसे 2:3/5 लिखते हैं। क्लियर है? यानी इतनी बात को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इतनी ही बात को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? और मैथ क्या है? चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का तरीका। आज हम वही तो सीख रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को तो पढ़ रहे हैं। तो मेरे बच्चों, आप जो सीडीएस जो लिख रहा है कि सीडीएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे बच्चे मैं सारी ही चीज़ें करा रहा हूँ, आप चिंता ना करें, है ना, परेशान ना हो कतई भी। तो अब देखिए, तो आप एक बात समझिए कि यार नंबर को लिखने के तरीके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैंने ये लिख दिया 13/19, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 + 13/19, है ना। ये इस बात को लिखने का तरीका और कुछ नहीं। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं लिखने की, तो हम उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं और उनको भी लिखने के तरीके के बारे में जान लेते हैं। मैं अगर आपको ये कहूं कि 1 - 0.5, 1 - 0.5, तो इसको आप घटा के लिख लेंगे 0.5, है ना, या मैं 1 - 0.32 लिख रहा हूं, तो आप इसे घटा के लिख लेंगे 0.68। ठीक है जी। और जहां कैलकुलेशन की छोटी मोटी गलती हो जाए तो भाई अपने तक रख के उसे सुधार लिया करो, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही चीज थोड़ी घुमा के लिखने लगूं और मैं ये कहूं कि 0.5 - 1 ऐसे लिख दूं, या -1 + 0.5 लिख दूं, मतलब तो एक ही है कि -1 + 0.5, -1 + 0.5 वही बात है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसे सोल्व करके लिख लें। कैसे? आप कहेंगे देखिए सर, 0.5 में से 1 घटाएंगे, माइनस का 0.5 बचता है ना, इसमें तो कोई दो राय होगी नहीं घटाने में, ये तो हम 4th 5वीं क्लास से सीख लेते हैं। क्लियर है जी? एक तो ये तरीका है इस बात को लिखने का, पक्की बात है। एक दूसरा भी तरीका है क्या इसी बात को लिखने का, यानी हमने -1 + 0.5 लिखा है, तो इसी बात को लिखने का एक दूसरा तरीका है, और वो ये भी है कि हम इस एक्सप्रेशन को -1 को 1 लिख दें और 1 के ऊपर बार लगा दें, और उसके बाद जो डेसिमल है उसको एज इट इज लिख दें। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया -23 + 0.895, तो हम इस बात को सोल्व करके भी लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 23 पे बार पॉइंट में 895, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या आप मेरी बात को से सहमत हैं? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, क्या आप समझ पाए? ठीक है। तो मेरे बच्चों, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन आता है कि मैंने यहां लिखा 8 पे बार और 0.396, तो आप समझ जाना इसका मतलब है -8 + 0.396। क्लियर है? यानी अगर डेसिमल से इधर बार आ रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव होता है और बाकी चीजें एज इट इज है। तो मुझे लगता है यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं 5 सेकंड के लिए रुकता हूं, आप इसे समझिए।
देखिए कुछ ढक्कन है और वो ज्ञान पेलने में लगे रहते हैं कि इधर तो बाहर आ ही नहीं सकता। अबे तुम्हारे दादा ने मैथ बनाया बाहर नहीं आ सकता, कमेंट करने लग रहे हो है? हद है यार, तुम्हारी मर्जी से मैथ चलेगा क्या? जो चीज है वो है भैया, समझा करो चीजों को। दूसरी चीज ये कि आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में, शायद शुक्रवार की क्लास में, सीडीएस का एक क्वेश्चन लिया था ऐसा ही, और मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा था किसी कोई सा भी। वो मैच इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि सब उसको सोल्व कर दे रहे थे, जबकि एक ऑप्शन में यहां बार लगा के फिर डेसिमल दे रखा था और बच्चे इसको सोल्व कर दे रहे थे कि यार -1 प्लस 0.895 है, तो इसे सोल्व करके लिखेंगे -1 से, तो आएगा माइनस में जो भी आ रहा 105 ऐसे लिख, सॉरी 0.105 ऐसे लिख दे रहे थे। तो इस बात को सोल्व करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं 895। तो मैं आपको यहां समझाना ये चाह रहा था कि मेरे बच्चों, जब भी पॉइंट से इधर बार आता है, डेसिमल से इधर बार आता है, तो उसका मतलब केवल और केवल नेगेटिव साइन होता है और कुछ भी नहीं है। तो इस बात के लिए कोई दो राय नहीं रहनी चाहिए। अब आइए आगे, मेरी बात पे आगे। अब मैं आगे कह रहा हूं, कुछ विद्वान हो जाते हैं और उनको वक्त के साथ समझ में आता है। मैंने एक चीज आपको पहले भी कहा कि देखिए, आपको कहीं ना कहीं चीजों को समझना है, ठीक है? तो आपको पॉजिटिव माइंड लेके चलना पड़ेगा। आपने आज तक वो चीजें नहीं देखी तो जबरदस्ती होगी कि भाई बाहर से इधर नहीं आ सकता, बट बकवास कर दो। आइए, मैं कह रहा हूं कि 8 जमा 0.3 को हम ऐसे लिखते हैं हमेशा ही, यही हमारा तरीका है लिखने का, क्योंकि इसको जोड़ेंगे भी 8.0 में 0.3 जोड़ेंगे तो यही आएगा 38, ठीक है? इस बात में किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो अब आ रहे हैं जी हम रिकरिंग डिजिट पे। मैंने एक छोटा सा कंफ्यूजन था वो दूर किया था कि डेसिमल से इधर आए बार तो उसका क्या अर्थ होता है। देखिए दोस्तों, 0.6666 जब कोई नंबर बार 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 रिपीट होने लग जाए, ठीक है जी, बार बार रिपीट होने लग जाए, तो इसका मतलब होता है कि हम 6 को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 0.6 पे बार। इसका मतलब है कि 6 बार बार घूम रहा है। अगर मैं लिखूं 63636363 और ऐसे डॉट डॉट डाल दें 3 बार, तो इसका मतलब है 0.63 पे बार, ठीक है जी। अगर मैं लिख रहा हूं 0.63434 और ऐसे लिख दे रहा हूं, तो इसका मतलब है कि 3 4 बार बार घूम रहा है। तो इसे हम लिखेंगे 0.634 और 34 पे बार। क्लियर है जी यहां तक? मतलब जो चीज बार बार आने लग रही है उसके ऊपर बार लगा दो, जो चीज बार बार नहीं घूम रही उसका एज इट इज लिख देंगे। अगर मान लीजिए मैंने लिखा 89.37985 ऐसे मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब है कि 89.3798 और 5 रिपीट होने लग रहा है, तो 5 के ऊपर बार। क्लियर है जी? इतनी बात को आप सब बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि डेसिमल से ऊपर आता है ना, डेसिमल से इधर बार आता है तो उसका अंदर रिपीटिंग होता है, डेसिमल से उधर बार आता है तो नेगेटिव होता है। ठीक है जी, अब आगे आते हैं। किसी को यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। अभी के एक एग्जाम में जो CHSL का हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन ऐसे दे रखा था कि मान लो ये क्वेश्चन था 8.349, 9 पे बार था और 3 पे बार था। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, ना हम किसी भी नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो मिसप्रिंट होने लग रखा है, और वो यहाँ पे कहना ये चाह रहा था कि पूरे पे बार है। ठीक है, वो मिसप्रिंट हो रखा था, एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ऐसा कुछ आए तो आप ये मत सोचना और कोई गहरी बात है जो बता नहीं हमको, सब कुछ बता दी मैंने जो मुझे आता है। तो अगर ऐसा है तो मतलब मिसप्रिंटिंग है। अब हम आ रहे हैं इससे आगे की कार्रवाई पे। कि भैया हम इन्हें फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए 0.7 है तो इसको तो फ्रैक्शन बनाना आसान है, सीधा 7 पॉइंट हटाएंगे बटे 10, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 0.769 आया तो इसे तो मैं लिख सकता हूं 769, कितने पे डेसिमल था 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दी। लेकिन अगर यही चीज रिपीट होती चली जाए तो कैसे करें। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे कह दूं कि 0.777 7777, अगर ये दे रखा हो
अगर ये दे रखा हो तो इसकी फ्रैक्शन बनाओ, क्या बनेगी। तो इसके लिए क्या करें, वो ध्यान से देखिए। मैं इसको डिटेल तरीके से बता रहा हूं एक बार, उसके बाद फिर इन्हें मैं शॉर्ट तरीके से समझा दूंगा। अच्छा, इस बात को आप सभी जानते होंगे कि अगर 853.7968 है और मैं इस नंबर को अगर 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ध्यान रखना आंसर आ जाना है क्या, जो डेसिमल है वो एक अंक आगे शिफ्ट हो जाता है, यानी 853.7.968। अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आंसर आ जाएगा, मतलब 2 अंक शिफ्ट हो जाएगा ऐसी सिचुएशन में, तो आंसर आ जाएगा 85379.68। अगर मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 3 अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये बातें बच्चों वाली आप जानते हैं। देखिए जी, मैं मेरे बच्चों इसको मान लेता हूं x। अगर मैं इसे x मान लेता हूं और मैं कहता हूं कि यार मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10x आ जाएगा, और जब इधर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप जानते हैं जो डेसिमल है वो एक अंक आगे शिफ्ट होता है, तो 7.7777 और आगे चलती चली जाएंगे क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है। अब मेरे बच्चों ये बताओ कि इस तरीके के एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 प्लस 0.77, हाँ है ना भाई, 7.777 को हम लिख सकते हैं ना 7 प्लस 0.777, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर 8.3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 8 प्लस 0.3, इसमें क्या आपत्ति है आपको, कोई आपत्ति नहीं है। अब आप ये देखिए मेरे बच्चों कि आपने इस वाले नंबर को ही तो x माना था, जहां डेसिमल के बाद 7 इनफाइनाइट टाइम, इसी को तो x माना था, तो यहां पे भी वही कहानी आ गई कि 7 इनफाइनाइट टाइम आ गया। ठीक है जी, तो 10x आया इक्वल टू 7, ये आ गया मेरा कितना x, x को इधर लाए माइनस किया तो 9x आया इक्वल टू आया 7। तो मेरे बच्चों x की वैल्यू आई 7/9। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस तरीके के एक्सप्रेशन को 7/9 के रूप में लिख सकते हैं। क्या आप में किसी को भी यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। एक लड़का कह रहा बॉलीवुड में ट्राई करो। साले हमने बहुत काटे टीचर इस तरीके से, तुम हमें मत काटो, समझ गया? मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूं। आ जाओ जी, आइए जरा बात को समझिए। मैं इसके मतलब अब आप तरीका समझ गए तो शॉर्टकट तो बहुत जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे, फिर से एक बार समझ लेते हैं चीजों को कि क्या किया कि इस तरीके का एक्सप्रेशन है, इनफाइनाइट टर्म दे रखी है, तो इनफाइनाइट टर्म का मतलब अनंत पद दे रखे हैं। अनंत पद का मतलब आप अनंत में से कुछ हटा भी देंगे तो भी अनंत ही रह जाता है। तो हमने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 10x आया, यहाँ डेसिमल लेके आया तो 7 पॉइंट समथिंग समथिंग चला गया, फिर इसको हमने दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, इधर ले आया 9x इक्वल टू ये करके सोल्व कर दिया। अब एक और टाइप है, उसको और देख लेते हैं। देखिए ये सब 9th क्लास की कहानियां हैं। अगर आप इन चीजों को कतई गहराई से समझना चाहते हो और 9वीं क्लास का पेपर देना चाह रहे हैं तो मेरा एक चैनल था बेस्ट ब्रेन बाय राकेश यादव, वहां पे मैंने कुछ चैप्टर डाले थे शुरुआत में, फिर मैं नहीं डाल पाया, तो वहां मैंने ये सारी बेसिक चीजें समझा रखी हैं बहुत गहराई में, आप वहां कर सकते हैं। 10 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं इसके लिए आप वहां देख सकते हैं। ठीक है जी, आ जाइए। ऐसे ही देखिए 10 का मल्टीप्लाई इस वजह से करते हैं ताकि हमारे पास एक इंटीग्रल पार्ट बाहर निकल के आ जाए। जब तक हम एक इंटीग्रल पार्ट नहीं निकाल पाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। यहीं पे अगर मान लीजिए मैं ऐसे कहता है 0.737373 इस तरीके से कोई नंबर होता तो मैं यहां पे 10 से मल्टीप्लाई नहीं करता, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये मान लो इसे मैंने x मान लिया, मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करता तो ये 10x आता और ये 7.3737, तो क्या ये वही चीज बची जो हमने मानी थी? तो आप कहेंगे ना, बची जो हमने माना था वो तो 7.3 था, यहां है क्या 3.7, है ना? तो ऐसे केसेस में फिर हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि दो अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, दो अंक रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 100x आ जाएगा और फिर 100 से किया तो दो अंक शिफ्ट होगा तो ये आ जाएगा 73.7373 और इस तरीके से आगे। अब इसे 73 प्लस 0.73 लिख देंगे, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो इस चीज को हमने क्या माना था शुरुआत में? तो आप कहोगे सर इसको हमने x माना था, तो ये 73 प्लस x आ गया यार, ये 100 आ गया। अब आप जानते हैं x इधर लाएंगे माइनस का, तो 99x बराबर 73, ठीक है।
अब x की वैल्यू क्या हो गई 73/99, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए दो चीज है, मेरी बात को समझने का प्रयास करिए, इन चीजों में समय बचाया जा सकता है। अगर आप ये फालतू की चीज ना भी पूछते कि हमने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो भी शायद आपका काम वहां चल रहा था, और अगर आप ऐसा नहीं पूछते तो मैं ये चीज नहीं समझाता। ठीक है, जो जरूरी है उसका कॉन्सेप्ट मैं 100 बार समझाऊंगा, आप परेशान मत हुआ करें। बाकी मेरे लिए कोई भी चीज मैं पढ़ाता हूं तो जब तक मैं हर चीज का हर क्यों का आंसर ना दे दूं तब तक मैं उस चीज को कभी नहीं पढ़ाऊंगा। मैं पढ़ाता ही तब हूं जब मैं उसकी हर चीज को जानता हूं, ठीक है, तभी मैं पढ़ाने लगता हूं। तो आप परेशान ना हुआ करें, जो जरूरी है वो चीजें पूछा करें। देखिए ऐसे ही अगर मान लीजिए मैंने आपको लिखा 0.734 यानी आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैं 3-4 रिपीट करने लग रहा हूं, है ना। तो अब मैं आपको फ्रैक्शन सिखा रहा हूं 0.734 की। इसकी कतई आपको बताने की जरूरत नहीं है डिटेल, लेकिन बस 20 सेकंड लूंगा और फिर मैं मेन चीज पे आ जाऊंगा जो मुझे पढ़ानी है। तो हम करते क्या है मेरे बच्चों, इसको x के इक्वल मान लेते हैं, किसके इक्वल मान लेते हैं, x के इक्वल मान लेते हैं। ऐसे केसेस में आप क्या करिए, जहां 2 अंक रिपीट होने लग रहे हैं, ठीक है, जहां 2 अंक रिपीट होने लग रहे हैं वहां आप, या मैं इसको एक छोटे तरीके से समझा लेता हूं, क्यों इतने लेंथी में लेके जाऊं। मान लीजिए मैं 7-3 कर रहा हूं और 3 रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमें पेपर में ऐसे करना नहीं कतई भी, ठीक है, पेपर में दूसरे तरीका होगा। अगर मैं यहां 2 डिजिट रिपीट करता तो मैं फिर उस 2 डिजिट के हिसाब से चलता, यहां 1 डिजिट कर रहा हूं तो 1 डिजिट के हिसाब से कर। तो अब आप जानते हैं इस बात को कि यार मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां आ जाएगा, तो ये वाली चीज आएगी नहीं, है ना। तो तरीका ये है कि मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लूं। किससे कर लूं, 100 से। तो 100 से करूंगा तो ये 2 अंक छोड़ के आगे चली जाएगी बात, यानी 73.3333333 ये वाली कहानी आ जाएगी, ठीक है। तो 73 प्लस 0.3333 और इस तरीके से कहानी को हम आगे लेके चले गए। यहां आ गया मेरे बच्चों 100x। अब हमें ये देखना है कि यार इस वाले फॉर्मेट को क्या हम कुछ इस वाले फॉर्मेट की तरीके से लिख सकते हैं या नहीं। अगर लिख सकते हैं तो आप बताइए कैसे लिखा जा सकता है, कैसे लिख सकते हैं। तो इसका एक दूसरा तरीका है और वो तरीका ये है, 100x को हम इस तरीके से लिख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। अगर मैं इसे बच्चों 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे बच्चों ये आ जाएगा 10x, और जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डेसिमल एक अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7.333333, है ना। और इसको हम क्या लिख सकेंगे, इसको हम लिख सकेंगे 7 प्लस 0.33333, इस तरह लिख सकेंगे ना। और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आप देखेंगे ये वाली चीज कैंसिल आउट हो गई। 100 में से 10 गया 90x बचा, और 73 में से 7 गया कितना बचा भाई, 66, है ना, 7 6 13, ठीक 66। तो x की वैल्यू आ गई 66/90, और आप जानते हैं फ्रैक्शन है तो लोवेस्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, तो जिससे कटता उससे काट दीजिए, वो आपका आंसर आ गया। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22/33, 11 दूनी 22, 11 3 33। क्लियर है जी, जो भी सिंप्लीफाइड का आपका तरीका होगा। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिखते हैं। आपको और गहराइयों में चीजों को जाना है तो वहां 9th क्लास की मैंने वीडियो शूट की हुई है, आप वहां देख सकते हैं। अब मैं काम की बातों पे आता हूं, इसको अब हम छोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए बच्चे आगे, अब हम फ्रैक्शन कैसे बनाएं पेपर में, शॉर्टकट पे आते हैं। डिटेल में समझा चुका हूं कि किस तरीके से इनकी फ्रैक्शन बनाते हैं, उस वाले फॉर्मेट पे काम करते हैं। देखिए बच्चे, बड़ा आसान सा तरीका है। अगर 0.5 पे बार लगा हुआ, इसकी फ्रैक्शन बनानी है तो कुछ नहीं करिए, जो नंबर ऑफ एडिटिव्स लिखिए और जो बार है उतने 9 लगा दीजिए नीचे। अगर 4 पे बार है, 54 कितना हो गया, 99, 2 पे बार लगा हुआ 543, या 3 पे बार लिखा हुआ है तो इसे हम लिखेंगे 543/999। क्लियर है जी यहां तक की बात। इतनी सी बात के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था FCI मेंस 2014 या 13 में, लास्ट वाला जो हुआ था FCI का। पहले SSC ही FCI का एग्जाम कंडक्ट कराया करता था। तो क्वेश्चन ये था कि फाइंड द क्यूब रूट
ऑफ 0.037, इसका क्यूब रूट पूछा हुआ था। इसका क्या पूछा हुआ था मेरे बच्चों? क्यूब रूट पूछा हुआ था। क्लियर है जी यहां तक की बात? इसका क्यूब रूट पूछा हुआ था। तो आप सबसे पहले क्या करिए, आप ये बताइए 0.037 के ऊपर बार है पूरे पे। अगर मैं कहूं कि यार इसकी फ्रैक्शन निकाल के बताओ कैसे होगी, शायद एफसीआई में 2012 था, जो हुआ 2013 में था। तो 0.037 बार पे अगर हमें इसकी फ्रैक्शन बनानी, तो फ्रैक्शन का क्या तरीका होगा भाई? जो अंक होने एज इट इज लिखो, और नीचे कितने नो आएंगे? 3 नो आएंगे। क्लियर है जी? कितने नो आएंगे? 3 नो आएंगे। सही बात है भाई। अगर यहां तक की बात आप समझ गए तो इसका मतलब ये होगा कि इधर जीरो लिखने की कोई तुकबंदी नहीं है, 37/999। पक्की बात। अब मेरे बच्चों, मैं जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा तो वहां कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं। क्या? 999 के बारे में बताने वाला हूं मैं, वहां 1001 के बारे में बताने वाला हूं। ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें वहां जानने में और सीखने को मिलेंगी। क्या? कि एक नंबर होता है 111, ठीक है? ये 111 का 9 गुना है, बहुत आसान है 9 से। और 111 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 37 लिख सकते हैं, ठीक है जी? ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 37 में ये कहानी बढ़ाऊंगा मैं, जब बता रहा हूं तो 37 की डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूं कि किसी प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी रूल कैसे अप्लाई होती, वहां मैं ये सारी बातें आपको सिखा रहा हूं। अभी के लिए आप ये ध्यान रखिएगा कि 999 यानी 111 को हम 3 गुना 37 लिखते हैं। ये 37 की डिविजिबिलिटी रूल का एक फंडा जो वहां सिखा दूंगा मैं। तो कुल मिला के ये हुआ कि 999 का एक फैक्टर 37 है, तो बाकी बचे 9 और 3, यानी 999 को अगर आप 37 से काटोगे तो यहां आएगा 27, ठीक है जी? वहां आपको ये चीजें मिल जाएंगी। अब आप कहोगे जी हमें पेपर में कैसे पता चला कि 999 को 37 से कटा तो 27 आया? भाई आपको काटना होगा, या तो नहीं पता है तो, या फिर आप जब कोचिंग ले रहे हैं तो टीचर का बहुत धर्म बनता है कि बहुत सारी चीजों के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराए। जैसे मैंने आपको 1.01 के बारे में इंट्रोड्यूस कराया, ऐसे हर दिन मैं कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीजें बताता रहता हूं। तो ये चीजें आपकी धीरे धीरे स्टोर होती है। विजय कह रहा है 0.99, ढक्कन बता दूंगा, मैंने कहा ना कि हर चीज बता दूंगा, आप टेंशन ना लिया करो, ठीक है जी? 66/90। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में ठीक कह रहा है यार, वो 66, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, वो 66/90 आया था, सही कह रहा है। वो 66/99 लिख दिया मैंने सोल्व करते, ये तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है? तो इसको जब काटेंगे तो जो वैल्यू आ रही होगी वो हमारा आंसर होगा। इसलिए मैंने कहा कि छोटी मोटी जो कैलकुलेशन होती है उसे आप चेंज मतलब सही कर लिया करो, ठीक है जी? यहां तक की बातें। अब आते हैं आगे। समझ गए ना पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कहानी थी? पिछले वाले क्वेश्चन में ये कहानी थी कि 90x आया था घटाने के बाद, और यहां बचा था कितना? 66। तो फिर मैंने गलती से ऐसे लिख दिया था कि 66/99, चूंकि कोई पढ़ता नहीं इसलिए मतलब यहाँ कोई सामने नहीं होता तो नहीं, गलती हो जाती है। जबकि इसे लिखना था 66/90, ठीक है जी? इसे आप सोल्व कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है? तो ऐसी कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, आप सुधार दिया करें, मुझे बता दिया करें। देखिए, तो जैसे ही हमें पता चला कि ये 1/27 आया, तो आप अच्छे से जानते हैं इन बातों को कि 1/27 ये एफसीआई मींस 2012 का क्वेश्चन है जो 2013 में पूछा, मतलब 2013 में हुआ था एग्जाम, कि 0.037 को हम लिख सकते हैं क्या? 1/27। और आप जानते हैं 27 किसका क्यूब रूट क्या होता है? 3। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि 1/27 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/3 की पावर 3, और इसका ही हम क्यूब रूट निकालने लग रहे हैं ढकनो, तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो बचेगा 1/3। ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप इसे रिकरिंग डिजिट में लिखना चाहेंगे तो इसे भाग दे के लिख लेना, ये आ जाएगा 0.3 पे बार, ठीक है? भाग देना भी मैं सिखा देता हूं थोड़ी देर में, ठीक है? सर हमारे ढक्कन का कसम से बहुत बड़ा अर्थ होता है। अच्छा भाई, गलत मतलब मत लेना मेरी बातों का। आ जाइए, तो ये बातें आपको समझ आई होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ऐसे ही मैंने अगर लिखा 0.037 पे बार, तो कुछ नहीं करना, जितने डिजिट है वो एज इट इज लिखिए, और बाकी पे 9 लगा दीजिए। जितने पे बार है, 3 पे बार है तो 3 बार 9 लग गया। अगर यही बात ऐसे होती कि 0.0037 पूरे पे बार होता तो हम इसे लिखते 37, क्योंकि आगे 0 लिखने का मतलब नहीं, और कितने बार है? 1 2 3 4, तो 9। क्लियर है जी? मेरी बात समझ पाए? ये क्वेश्चन एफसीआई मींस 2012 का है, ठीक है जी? अगर इससे आगे में कोई प्रॉब्लम है तो मैं समझा दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है? एफसीआई था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मेरे बच्चों। पहले एसएससी का एग्जाम कंडक्ट करता था, उसके बाद एफसीआई खुद लेने लगा, फिर पता नहीं
लेता भी कि नहीं लेता, मतलब डब्बा गोल हो रखा है इसकी वैकेंसी होगा शायद। अरे मैं गाली कहाँ देता हूँ? नहीं, मैं तो गाली नहीं देता, मैं गाली देता हूँ। तुम फिर वो देखो ना गैंग्स ऑफ वासेपुर, तुम्हें फिर पता चलेगा मैं गाली देता हूँ कि नहीं देता हूँ। ठीक है, नंबर सिस्टम अलग चैप्टर है बेटा। नंबर सिस्टम तो कोई चैप्टर ही नहीं है, बहुत सारे नंबर्स की जानकारी को ही हम नंबर सिस्टम कहते हैं। तो परेशान ना हो, सारी चीजें हो जाएंगी। कैसे हुआ 1/27? कैसे बताएं तुझे 1/27 कैसे हुआ? देख यार, 0.037 पे बार था, तो इसे सोल्व करके लिखा हमने 37/999। फिर मैंने कहा कि यार इसे सिंप्लीफाई करो। अब सिंप्लीफाई करने लगोगे तो 999 आपको किससे कटता दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे सर 999 हमें दिखाई दे रहा है 9 गुना 111। ठीक है जी, 9 गुना 111। अभी बताओ एक किससे कटता दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे इसके तीनों अंकों का जोड़ 3 आ रहा है, यानी 3 से कटता दिखाई दे रहा है। तो 3 तिया 9, 3 7 21, यानी 37 आ जाएगा। इसका मतलब 999 को हम 9 गुना 37 गुना 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर 37 था, नीचे 999 को हम 9 गुना 37 गुना 3 लिख सकते थे। 37 कट गया तो 1/27 बच गया यार, ये कहानी थी। ठीक है, आ जाइए जी। अब थोड़ा आगे आते हैं। मैंने ये कहा कि यार ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो तो उसकी फ्रैक्शन इस तरह बनाते हैं, जितने डिजिट पे बार हो उतने 9 लगा देते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे कहने लग जाऊं 0.45 और 6 और केवल 5 6 पे बार लगा दूं और फिर कहूं इसकी फ्रैक्शन बनाओ, तो फिर इसका तरीका है ये कि जितने नंबर उन्हें एज इट इज लिख दें, 4 5 6 एज इट इज लिख दें। क्लियर है जी? और जितने डिजिट पे बार नहीं है, जैसे 4 पे बार नहीं है वो माइनस कर दें। ठीक है जी, अब जितने डिजिट पे बार है उतने 9 लगा दें। 2 पे थे तो 9, और जितने पे बार नहीं है उतनी 0। अब भाई से सोल्व कर ले। 456 में 4 गया 452 बटे 990, और चूंकि फ्रैक्शन सबसे लोएस्ट टर्म होती है तो उसे आप सिंप्लीफाई अपने आप कर लेंगे। क्लियर है जी यहां तक की बात? मैं आपको कहूं 0.456 में 6 पे बार, तो इसे लिख लेंगे 456, और कितने पे बार नहीं है 4 5 पे, तो वो माइनस कर देंगे। यानी पूरा नंबर लिखना है, फिर जितने पे बार नहीं है वो वाली चीज माइनस कर दो। बटे में क्या लिखोगे? बटे में जितने पे बार है उतने 9 लिख दो, और जितने पे नहीं है उतनी 0। बेटा सब्ट्रैक्ट करके वो हमारा आंसर आ जाएगा। एक बच्चे ने ये पूछा था, ये भी मैं बता देता हूं। 0.9 पे बार, देखिए जी 0.9 पे बार है तो इसे हम लिखेंगे 9/9, कट के वैल्यू आएगी 1। क्लियर है? 1 आंसर आएगा। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे 1 कैसे आ गया? 1 इस वजह से, देखो यार हर एक चीज का ना लेवल होता है और हर एक चीज के लिए टाइम चाहिए होता है। अगर आप इस बात को कतई जड़ मूल से समझना चाहते हैं ना, कतई तन से और मन से, कि आपका कोई डाउट नहीं रहे, तो आप चुपचाप चले जाइए 9th क्लास की मेरी वीडियो पड़ी हुई है, बेस्ट फ्रेंड बाय राकेश यादव एक चैनल है मेरा, बहुत कम ही सब्सक्राइबर है, 2 2.5 3 हजार या होंगे, अभी शायद 15-16 हजार होंगे। उस पे ये पड़ा हुआ है और मैंने करीबन 20 मिनट लेके इसको पूरे को एक्सप्लेन किया हुआ है कि 1 कैसे हुआ। मैंने वहां नंबर लाइन को ब्रेक करके दिखाया कि पॉइंटों में नंबर कैसे कैसे टूटते चले जाते हैं। ठीक है, और राउंड ऑफ का भी क्या मतलब होता है। ठीक है, कि कितने डिजिट पे जाके राउंड ऑफ ले रहे हैं हम इसको। तो अभी कंपटीशन लेवल है तो आप इसको समझिए, अगर आप मन की शांति चाहते हैं तो आ सकते हैं वहां। आइए ऐसे में 4 5 6 7 लिख दो और मैं 5 6 7 पे बार लगा दूं, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 4 5 6 7 माइनस जितने पे बार नहीं है, जैसे किस पे बार नहीं है 4 पे, तो वो माइनस कर दो। अब जितने पे बार हैं 1 2 3 उतने 9 के चढ़ा दो, और जितने पे बार नहीं है उतनी 0। तो ये आ जाएगा मेरे बच्चों आपका आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है जी? देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, अगर कैंसिल आउट होता होगा ध्यान रखिएगा, कैंसिल होगी चीजें। मनोज वाजपेयी आपके गांव के? ठीक है, अब मेरी बात को समझिए, इस बात को कि फ्रैक्शन हमेशा लोएस्ट टर्म होती है, इसलिए उसमें कंफ्यूजन मत रखना किसी भी हालत में, जो भी कैलकुलेशन हो। तो मैं यहां आपको 2-3 चीजें समझा चुका हूं। पहली चीज आपको यह समझा चुका हूं कि किस तरीके से हम रिकरिंग डिजिट को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। बात आ रही है यहां तक समझ में? अब आगे आते हैं और मेरी बातों को ध्यान से समझिए।
हम यहां से बहुत गहरी बातें अब सीखने जा रहे हैं। मैं अगर आपको ये कहूं कि बेटा 0.19 पे बार फ्रैक्शन बताओ, तो आप कहेंगे सर 19/99, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूं कि 19/99 इसका रिकरिंग डिजिट में चेंज करके बताइए, रिकरिंग डिजिट में चेंज करके बताइए क्या होगा, तो इसका तरीका फिर ये होगा रिकरिंग डिजिट में कि अगर यहां 2 बार 9 आ रखा है ना, तो जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है वो डेसिमल चढ़ा के और ऊपर बार लगा दो 2 डिजिट पे। अगर मैंने यहां लिखा कि 73/99, तो इसका मतलब हुआ 0.73 पे बार। अगर मैंने लिखा 589 अपॉन 99, देखिए मैं इस पे श्योर नहीं हूं कि 9 से कट ना जा रहा हो या किसी और नंबर से ना कट रहा हो, ठीक है। तो फ्रैक्शन होती है ऐसे नंबर है जो आपस में कैंसिल नहीं होते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप समझ लीजिएगा, मेरे मेथड को समझने का प्रयास करिएगा। तो 3 बार 9 रखा है, तो इसे हम लिखेंगे 0.589, 589 पे बार। क्या आप इतनी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, गजब। अगर आप इतनी बात से सहमत हैं तो आगे की बातें समझिए। अगर मैं आपको यह कह दूं क्या कि 0.47 में 7 पे बार है, इसकी फ्रैक्शन बताइए, तो आप कहेंगे कि सर हम इसे लिखेंगे 47 माइनस, जिस पे बार नहीं है वो माइनस, जितने पे बार है उतना 9, बाकी 0 लगा देंगे। क्लियर है जी? ये आ गया 90। किसी को कोई दिक्कत हो यहां तक तो मुझे बताइए। अगर ये आ गया तो 47 में से 4 गया, कितना बचा? 43। तो आंसर आया 43/90, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और आगे कहना चाह रहा हूं, वो ये कि अगर 43/90 आपके पेपर में आ जाए और फिर कहा जाए कि इसे फ्रैक्शन में बनाइए ना, सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करिए, तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाए वो ध्यान से समझिए क्या तरीका होगा। तो उसका तरीका ये है कि आपको ये बात तो समझनी होगी कि 9 और 0 आ रखा है, तो इसका मतलब एक डिजिट पे बार नहीं होगा और एक डिजिट पे बार है, क्योंकि जितने डिजिट पे बार है उतने 9 आते हैं और जितने डिजिट पे बार नहीं है उतनी 0 आती है, ठीक है जी। यहां तक की कोई दिक्कत है? 7 पे बार है केवल, यहां पे यहां तक की बात आई समझ में? तो इसका तरीका यह है कि जो पहला अंक होगा उसे हमने घटाया होगा यहां, है ना। तो हम कोशिश करते हैं या मान के चलते हैं कि पहला अंक 4 ही रहा होगा, तो 4 यहां घटाया होगा, तभी तो एक 0 आया होगा, क्योंकि 4 पे बार नहीं हुआ होगा, पक्की बात है ना। और 1 पे बार होगा तो 9 0 आया। अब आप ये बताइए कि यहां से मैं क्या घटाऊं कि 43 आ जाए, तो आप कहेंगे 47 में से 4 घटा देंगे तो 43 आ जाएगा। इसका मतलब ये 0.47 था, 47 पे बार था। क्या आप सहमत हैं? समझिएगा फिर से। अगर मैं आपको कहूं कि 59/90, अब ये ध्यान रखिए कि कैंसिल नहीं होनी चाहिए। अगर गलती से मैं ऐसा लिख जा रहा हूं तो फिर वो गलती है, ठीक है। भगवान आपको सारी खुशियां दे, थैंक यू। देखिए बच्चे 59 है, 90 है, इसका मतलब ये होगा कि 90 है तो एक 0 होगा और एक मतलब एक पे बार होगा और एक पे बार नहीं होगा। अब जो पहला अंक है हम कोशिश करेंगे कि जो पहला अंक है वो यहां से इस नंबर से घटा होगा, 5 घटा होगा, ठीक है जी। तो यहां कौन सा नंबर रहा होगा कि 5 घट के ही वैल्यू आ गई होगी। समझना ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे की बात है। तो आप कहेंगे 59 में से 5 गया, कितना आया? 64 आया। तो 64 आया तो क्या हम 0.64 में को, सॉरी 0.64 को, ये बात तो आ गई थी ना समझ में। तो क्या हम 59/100 को 0.64 लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे जी देख लेते हैं लिख सकते हैं कि नहीं। इसकी दोबारा फ्रैक्शन बनाओगे तो ये क्या आया? 64। क्या घटाना है? 6, क्योंकि जो इधर का डिजिट है वो घटाना है। तो कितने पे बार है जी? 1 पे, 9, और कितने पे नहीं है? 0 पे। तो 64 में से 6 गया तो, अरे सॉरी 64 में से 6 गया, कितना बचा भाई? तो ये आया 58/90। इसका मतलब जो हम सोच रहे थे वो यहां पे बात नहीं बनी, जो हम सोच रहे थे वो यहां बात नहीं बनी। क्यों? क्योंकि 64 अगर था तो यहां पे जो घटाया गया होगा वो कितना घटाया होना चाहिए था? 6। क्योंकि तरीका यही होता है, कोई भी नंबर लेता है, अगर मैं 0.89 नंबर ले रहा हूं तो यहां 9 है तो मैं इसे 89 माइनस जो यहां डिजिट होगा वो घटाया गया होगा। क्लियर है ना। तो अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन है, मान लीजिए 57 है
और मैं यहां कह दूं कि भैया यहां कोई नंबर था 2 अंक, उसमें से मैंने 4 घटाया, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है जी, यानी जो यहां नंबर लिखा होगा ना, जो यहां डिजिट लिख रहा होगा, उसी का पहला अंक यहां पे घट रहा होगा, तभी वो बात बनने लग रही होगी। तो हर सवाल इसका इतना आसान नहीं है बनाना, इसलिए इन बातों का कतई ध्यान रखा करें, है ना। इन बातों का कतई ध्यान रखा करें कि हम उल्टे में केवल उन्हीं में जा सकते हैं जिसमें वो डिजिट सेम चला जाए। ठीक है जी, अगर वो सेम नहीं जाएगा तो हम आसानी से उस बात को नहीं बना सकते। फिर से एक बार समझते हैं। अगर मैं 0.47 था, अच्छा ये तो मैंने बता दिया था, मान लीजिए मैंने ले दिया 0. मैं एक फ्रैक्शन बना लेता हूं, क्या मैंने बना लिया जी 62/65 या 0.65 है, 5 के ऊपर बार है। बताइए यार इसकी फ्रैक्शन बना के कैसे बनेगी इसकी फ्रैक्शन। तो आप कहेंगे देखिए सर इसकी फ्रैक्शन बनाने के लिए यहां 65 लिखोगे, माइनस करोगे क्या 6, अपोन में आएगा 1910। तो 65 में से 6 गया तो क्या बनेगा भाई, तो 65 में से 6 गया तो बना कितना रे 59, 59/90। अब शायद मैं उसी बात पे आपको वापसी लेके आ जाऊं, 59/90 यहां आया। क्लियर है। तो अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि 59/90 इसको रिकरिंग डिजिट में कन्वर्ट करिए, तो एक तरीका तो यही है मेरे बच्चों कि 59/90 है, तो इसे 9 से भाग दे लें, तो भैया 9 पंजे 45, 9 छिक 54, है ना, 9 छिक 54 आ गया, कितना बचा 5, फिर आया 9 पंजे 45। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, ये चीजें बनेगी। अब एक डेसिमल और यानी 0 था तो 0.65 आ जा रहा था। बात समझ रहे ना। अगर आपको ऐसे कन्वर्ट ना कर पाए उसमें 90 से, देखिए मैं दोनों तीनों तरीके से समझा रहा हूं। हमारा क्या था 59/90, अगर मैं चाह रहा हूं कि इसे मैं फ्रैक्शन में उसमें डेसिमल में कन्वर्ट करूं, तो एक तरीका तो ये है कि 59/9 × 10। ठीक है, तो 9 से इसे भाग दूंगा तो 9 छिक 54 आया, उसके बाद क्या बचा भाई 9 छिक 54 कितना बचा 5, और 9 पंजे 45, उसके बाद मेरा कुछ डेसिमल लगेगा और आगे भी कुछ डिजिट आएंगे। अब ये बना 65 पॉइंट समथिंग अपॉन में 10। अगर 10 आ गया तो एक डेसिमल और इधर शिफ्ट होगा, तो आंसर आएगा 6.5। सॉरी इधर शिफ्ट होना है, अरे रे मैं गलत लिख रहा था भाई, सॉरी 9 से भाग देंगे तो 9 छिक 54 यही डेसिमल लग गया और इससे आगे डिजिट है, तो ये आया 6.5 अपॉन में 10। तो 10 का मतलब एक अंक और शिफ्ट होगा तो 0.65 आ जाएगा। यहां तक की बात समझने लग रहे हैं। इस तरह भी हम उस चीज को लिख सकते हैं और हमें पता है चीजें आगे भी वही सेम कन्वर्ट होती चली जा रही थी। तो अगर हम इस तरीके से इस पे आना चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम इसको ऐसे ही सोचें कि कोई नंबर होगा उसमें से ये 5 घटाया होगा तो ये ऐसी फ्रैक्शन बनी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ये नंबर अपने अगले नंबर यानी 60 के नजदीक है तो इसका मतलब जो नंबर बना होगा वो 6 से स्टार्ट होकर बना होगा और 60 में से कुछ घट के 59 बचा होगा, हाँ या ना। तो आप यहां पे जो कॉम्बिनेशन सोचेंगे ना वो ये सोचेंगे कि यहां जो नंबर था वो 6 होगा। क्या होगा यहां पे नंबर 6 होगा। तो आप बताइए यहां कौन सा नंबर लेके चलें जिसमें से 6 घटा के 59 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 65 लेके चलेंगे, तो इसका मतलब जिसका आंसर था वो 0.65 था और 5 के ऊपर क्या था बार था। ठीक है, मैं थोड़ा और इसे डिटेल में लेके चलता हूं ताकि हम चीजों को समझ पाए और आगे तक। चलिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि आप जल्दी से इसको बनाना सीख जाएं। ठीक है, मैं आपको कहूं कि 0.899 पे बार फ्रैक्शन बनाओ जिसकी, तो आप कहेंगे इसकी फ्रैक्शन बनानी है तो सर 89 माइनस लिख लो सर क्या 8, अपॉन में 1 पे बार था 1 पे नहीं था तो 90, तो 89 में से 8 गया भाई कितना बचा 81। क्लियर है, बटे क्या आया 90 आया, है ना। ये मेरा फ्रैक्शन बन गई, सिंप्लीफाई कर देंगे वो मेरा आंसर। लेकिन अगर मान लो मैं आपको ये कहता कि यार 81/90 और इसे फ्रैक्शन में बनाओ, तो मुझे फिर यहां पे ये सोचना होता कि यार यहां 8 है ना, तो 8 मैंने इसमें से घटाया होगा तो मेरा 81 आया होगा, तो यहां नंबर क्या हो रहा होगा तो 89। इसका मतलब ये नंबर ऐसा बन रहा होगा 0.89 पे बार। क्लियर है जी। तो मेरे समझाने के तरीके को क्या आप समझ पा रहे हैं? नहीं आया समझ? और लेते हैं और एग्जांपल उठाते हैं ताकि इस चीज पे थोड़ा जल्दी से पहुंचा जाए। मैं एक नंबर ले लेता हूं जी 0.001
73। मैं कहूं यार इसकी फ्रैक्शन बना के बताओ, तो आप कहेंगे सर फ्रैक्शन बनानी तो तरीका ये होगा 73 माइनस 7, ठीक है जी, 73 माइनस 7 अपोन में क्या है 90, ठीक है भाई। तो 73 में से 7 गया तो आया जी 66/90, क्या आया भाई 66/90। यहां तक की बात समझ रहे हैं। अब चाहें तो इसको सिंप्लीफाई होना ही होना है फ्रैक्शन में, लेकिन मैं यहीं से अगर आपको वापसी ले जाना चाहूं कि भाई 66/90 को 66 ही आ रहा था ना, इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करें। तो आप ऐसे सोचिए यहां पे कि यार 90 आ रखा है तो एक पे बार नहीं होगा और एक पे बार होगा, तो जो पहला अंक होगा यहां पे जो दो अंकों की संख्या होगी, जो पहला अंक होगा वो इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ होगा तब 66 बना होगा। तो अगर मैं ये सोच के चलूं कि यार 6 है यहां पे पहला अंक 6, तो यहां मैं जो भी नंबर लूंगा उसमें से 6 घटा के 66 आना चाहिए, तो यहां क्या बनेगा 72 बनेगा। लेकिन 72 बन गया तो इसका पहला अंक क्या बना 7, तो यहां 7 होना चाहिए था। इसका मतलब 6 से कोई नंबर ऐसा नहीं बनेगा, इससे अगले वाली कहानी शुरू हो जाएगी, यानी 7 से यहां कोई नंबर बनेगा। तो आप यहां क्या लेके आइए 7 लेके आइए। अब यहां सोचिए कि इस नंबर में से दो अंकों की संख्या में से 7 घटा के क्या आना चाहिए 66, तो वो नंबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर वो नंबर होगा 73, यानी 73 में से 7 घटाएंगे तो 66 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0.73 पे बार होगा। क्लियर है जी। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको बात समझ आएगी। नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं, डिटेल से भी हम इसको कर लेंगे। फिर से वही एग्जांपल घुमा के लाता हूं। मैं आपको कहूं 5 पे बार इसकी फ्रैक्शन बनाइए, तो आप फ्रैक्शन बनाएंगे, आप लिखेंगे सर 65 माइनस 6 अपॉन 99, यही तो लिखेंगे ना, सॉरी भाई एक डिजिट पे बार है 9 लिख दिया, एक पे बार नहीं है तो 0 लिख दिया। तो 65 में से 6 गया भाई कितना बना 59/90। अब मैं आपको उल्टा ले जाऊं और मैं कहूं कि यार 59/90 इसको फ्रैक्शन में ना, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, तो आप ये बात तो तुरंत समझ गए होंगे कि एक 0 और एक 9 है, तो मतलब इस पे एक डिजिट पे बार होगा और एक पे बिना बार का होगा। तो अगर मैं यहां 5 लेके चलूं कि यार 5 घटा के देखता हूं, तो 5 घटा के देखूंगा तो यहां नंबर आ जाएगा कितना 64। अगर नंबर 64 था और मैं ये लिख दूं कि 0.64 है, तो बावलों इसकी जब हम फ्रैक्शन बना रहे होंगे तो फ्रैक्शन तो ऐसे बन रही होगी ना कि 64 माइनस 6, यानी इस वाला डिजिट घटने लग रहा होगा, जबकि हम तो यहां क्या घटाने लग रहे हैं 5। तो इसका मतलब यहां पे 6 आ गया, तो ये 5 हमने गलत लिया है, ये फिर यहां हमें क्या लेना चाहिए 6 लेना चाहिए। अब हमें यहां नंबर सोचना पड़ेगा सही में क्या है कि इसमें से 6 घटा के 90 आया, तो ये नंबर क्या होगा, तो ये नंबर होगा मेरे बच्चों 65। इसका मतलब जो आंसर होगा वो होगा हमारा कितना 0.65 और 5 पे होगा बार। अभी भी जिसको नहीं समझ आ रहा है परेशान ना हो, ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइए, थोड़ा टाइम लगाइए इसको, बाद में घर पे फिर अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीजें हैं, मतलब एडवांस लेवल की तो क्या चीजें हैं, बेसिक की चीजें हैं, लेकिन थोड़ा समझने में 2-4 बार खुद भी प्रयास करना पड़ेगा। तो मैं आपको ऐसे कह रहा था कि अगर ऐसा कोई नंबर आता है हमारे सामने और इसकी फ्रैक्शन बनानी है, तो इसका करना क्या है कि 73 लिखना है, जितने पे बार नहीं है उतना नंबर घटा देना है, जितने पे बार है उतने 9 और जितने पे नहीं उतनी 0 घटा के वो आंसर आ जाएगा। अगर ये सवाल ऐसे होता 734 और 4 पे बार होता केवल, तो इसे हम लिखते 734, जितने पे बार नहीं है वो माइनस कर देते, जितने पे बार है उतने 9 और जितने पे नहीं उतनी 0, बाकी सोल्व कर लेते हैं। तो ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी सबको। अब इन पे सवाल लेते हैं, अगर 734 होता और 34 पे बार होता तो भी ये लिखते 734, जितने पे बार नहीं है वो माइनस, जितने पे बार है उतने 9, 2 पे बार है तो 2 9, 1 पे बार नहीं है तो 1 0, इसे सोल्व कर देते, वो आ जाता हमारा आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी और आपको यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब हम इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो आप समझ पाए, जिनको आप देख पाए, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लेट हो गए हम चीजों को डिटेल में जाने में, पर दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ क्वेश्चन लेके बढ़ते हैं। आ जाइए जी। अरे तेरी, ये क्या चीजें खुल जाती हैं।
बस 1 सेकंड में क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा लेट पढ़ लेते हैं। आप जो मुझे कहते रहते हैं कि टाइम कब मिलता है, तो उसी का प्रयास कर रहे हैं कि टाइम कम वाली बात आपको ना मिले। 21वां क्वेश्चन है, 21वां कहाँ ये रहा, हाँ आ जाइए जरा। पढ़िए जी 21वां क्वेश्चन। देखिए परेशान ना हुआ करें, और मैं आपका ज्यादा समय नहीं खराब करूंगा, सीधे सवालों पे ही आ रहा हूं। देखिए यार, एक बात मेरी समझिए, मैं आपको एक छोटी सी कहानी समझा रहा हूं, आपका समय खराब नहीं होगा, मेरी बात को सुनिए। एक है ना, एक शहर था, और उस शहर में एक राजा रहता था, ठीक है। और राजा बहुत धनी था, बहुत बड़ा साम्राज्य था उस राजा का, उसके पास सब कुछ था, सारे ऐशोआराम सारी चीजें थी। तो उसके यहाँ एक मंत्री हुआ करता था। उस मंत्री की एक बहुत बड़ी गलती थी, या बहुत बड़ी गंदी आदत थी, क्या कि वो हर चीज में कमी छांटता था। मंत्री था और हर चीज में कमी छांटता था, मतलब उसको कुछ भी करके दे दो कमी छांट के देनी, कुछ भी करके दे दो कमी छांट के देनी। राजा 1 बार सुनता, 2 बार सुनता, 20 बार सुनता, 50 बार, राजा हो गया परेशान। उसने देखा यार ये आदमी तो हर चीज में कमी छांटता है, तो चलो एक बार ऐसा प्रयास करते हैं कि ऐसा आयोजन करते हैं अपने साम्राज्य में। राजा ने कहा कि भाई जिसमें कोई कमी ना हो, मतलब सारे एक से एक आलीशान मेहमानों को बुलाओ, राहुल गांधी तक को भी बुला लो, सबको बुला लो मतलब, और एक से एक खाना हो, एक से एक बर्तन हो। तो भाई एक बहुत आलीशान काम किया गया, बहुत आलीशान टेंट वेंट लगाए गए, सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया गया, बड़े बड़े राजाओं को बुलाया गया, मतलब बहुत आलीशान अव्वल दर्जे का प्रोग्राम वहां पे किया गया। फिर राजा ने कहा कि यार अब उस मंत्री को बुलाओ जो हर चीज में कमियां छांटता है। फिर उस मंत्री को बुलाया मेरे बच्चों, उस मंत्री को बुलाया, तो उस मंत्री ने खाना वाना खाया, इधर उधर घूमा। फिर राजा ने कहा कि बता भाई आज क्या कमी मिली तुझे। तो उस मंत्री ने, पता है दोस्तों क्या कहा, उस मंत्री ने कहा कि राजा साहब बाकी सब चीजें तो ठीक है, पर इतना हवा में खर्च करना भी ठीक नहीं है, मतलब इतना फालतू खर्च करना भी ठीक नहीं है। अब राजा माथा पकड़ के बैठ गया कि साला इतना पैसा खर्च कर दिया सिर्फ इस बात के लिए कि कमी ना छांट पाए, और इसने तो फिर से कमी छांट दी। क्या कमी छांट दी कि यार इतना हवा में उड़ना भी ठीक नहीं है। तो मेरे बच्चों इस बात से हमें क्या समझ आया, इससे समझ ये आया कि मेरे भाई कमियां हमारी सोच में भरी हुई होती हैं, ठीक है। हम किसी को 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते, कभी जीवन में सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हमारा काम है कि हम अपनी तरफ से अपने बेस्ट एफर्ट दें। अगर कोई उसमें कमी छांट रहा है, कह रहा है धीरे पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे, वो पढ़ा रहे, तो वो छांटेगा कमी, उसके हिसाब से पढ़ा देंगे तो भी कमी छांटेगा। क्यों? क्योंकि वो आदमी नेगेटिव है। और जीवन में बढ़ वही पाता है जो पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव तो पीछे जाएगा, बढ़ ही नहीं सकता, पॉजिटिव ही आदमी आगे जाएगा। मेरे बच्चों, जब मैंने पहली बार इस कोचिंग लाइन में, इस कोचिंग इंडस्ट्री में पैर रखा था ना, तो मैं बहुत अच्छा खासा अपने घर में ट्यूशन पढ़ा के कमा रहा था 2 पैसे का। लेकिन मैंने वो चीज छोड़ के और इस कोचिंग लाइन में कदम रखने की सोची, और एक मतलब लंबी कहानी, बस मैं उसको छोटे से उस पर समझा रहा हूं। तो मेरे घर वालों ने, सबने टोका कि साला अच्छा खासा कमाने लग रहा है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए सरकारी नौकरी है, इतने का ट्यूशन कमाने लग रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, मस्ती से, इज्जत भी है समाज में, क्या दिक्कत है, क्यों भाग रहा है उस उधर कोचिंग में? घर से बाहर रहेगा सारे दिन, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, कामयाब होगा भी कि नहीं होगा। उनकी नेगेटिव सोच थी वहां, लेकिन मैं तो पॉजिटिव था, मैं तो आगे बढ़ा। और मैं इतना आगे बढ़ा कि मेरे माँ बाप अपने घर में, मेरे घर में और कुछ रखे ना रखे, लेकिन मेरी किताबें जरूर रखते हैं अपने कमरे में, और उस बात से बड़ा गौरवान्वित महसूस होते हैं। कोई आता है तो उसको वो किताबें दिखाते हैं। मेरे बच्चों, हमारे परिवार में, खासकर मेरे जैसे परिवारों में, जो बिल्कुल गरीबी तबके का परिवार है, वह हर चीज पे नेगेटिविटी आती है। नहीं नहीं ये मत करो। जब मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ तो कह रहे नहीं नहीं कोचिंग छोड़, हमें पैसा नहीं चाहिए, सरकारी नौकरी तूने एक छोड़ दी मास्टरी की, वो खराब कर दिया, अब एक्साइज इंस्पेक्टर लगा रहा है। तो मेरे बच्चों, मैंने वो भी छोड़ी, मैं कोचिंग में लगा रहा। हमेशा आपको अपने मन की सुननी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। नेगेटिव लोग हर जगह हैं, हर कदम पे नेगेटिव लोग हैं, लेकिन आपको उनसे आगे बढ़ना होगा, तभी कामयाब होंगे। आ जाइए अब क्वेश्चन पे, और समय खराब हुआ उसके लिए माफी।
कह रहा जी निम्न को किससे गुना करें कि एक पूर्णांक प्राप्त हो जाए। पहला क्वेश्चन लेते हैं जी 0.17। कहते हैं जी इसको किससे गुना करें कि पूर्णांक हो जाए। तो आप जानते हैं इसे हम लिखेंगे 17/99। इसे किससे गुना करें कि उत्तर पॉइंटों में ना के इंटीजर में आ जाए। तो आप कहेंगे सर 99 से गुना करेंगे और किससे गुना करेंगे। बिल्कुल, तो आंसर आ गया 99। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन ऐसे दे दे A B C D 97, 15, 98, 198, ऐसा भी आंसर दे सकता है, ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है। तो हम वहां ये देखने जाए कि 99, हम वहां ये भी देखें कि या तो आंसर 99 होगा या 99 का कोई भी एक मल्टीपल होगा। 99 इंटू 1 भी हो सकता है, 99 इंटू 2 भी हो सकता है, 99 इंटू 3 भी हो सकता है ना। तो 99 इंटू 2 होगा तो 99 दूनी 198, तो 198 मेरा आंसर है, क्योंकि 99 से कट के तब भी मेरा आंसर इंटीजर में आएगा। सही बात है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं 0.96। तो 0.96 को क्या लिख लेंगे 96/99। तो यानी जो भी आंसर होगा वो मेरा ऐसा होगा। पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो लोवेस्ट टर्म बनेगी वो उससे कटना चाहिए, तो ऐसा नंबर ले लेंगे। ठीक है जी। अब यहां आते हैं 0.498 और 8 पे बार है। ठीक है जी। अगर ऐसा है तो इसको क्या करें, तो इसको लिखेंगे 498। अब कितने पे बार नहीं है, 2 पे, वो घटा दो। कितने पे बार है, 1 पे उतने 9, जितने पे नहीं उतनी 0। यानी इसको सोल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी मतलब उसके मल्टीपल से अगर बटे में 900 ही रहता है तो समझिए हम इसे 900 से गुना करेंगे तो ही ये इंटीग्रल पार्ट एक हमें देगा। क्लियर है जी यहां तक की बात। ऐसे ही चौथे में कर लेंगे, सेम इसी तरह पांचवें में कर लेंगे। छठे क्वेश्चन पे आते हैं जी। ठीक है दोस्तों, 6 क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा जी 0.17 पे बार और 0.16 पे बार। बताओ जी इनको किससे मल्टीप्लाई करें कि जो उत्तर मिले वो एक पूर्णांक मिले, इंटीजर मिले। तो इसे लिखेंगे यार 17/99, इसे लिखेंगे 16/99। तो आप जानते हैं 17 16 को जोड़ेंगे 33/99 आया, इसे काटेंगे तो 1/3 आया। अब आप खुद सोचिए कि इसे मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि जो मेरा आंसर आए वो एक इंटीजर आए। तो आप कहेंगे सर 3 से भी कर सकते, 3 के मल्टीपल से भी। तो ऑप्शन में हो सकता है वो ऐसे दे दे 7, 8, 9, 10। तो आप बताओ किससे करेंगे, 9 से ही मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट पे आते हैं, 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे आते हैं 0.xyz पे बार। ठीक है, 7वां 8वां दोनों सेम ही है, गलती से लिखा गया है। तो इसको अगर आप फ्रैक्शन में बनाएंगे तो क्या आएगा, xyz अपॉन में 999। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करें कि इंटीजर आ जाए। तो आप कहेंगे सर 999 से ही गुना करें या 999 के किसी भी मल्टीपल से गुना कर देंगे तो भी एक इंटीग्रल आंसर दे रहा होगा। तो क्या आप मेरी बात यहां तक समझ सकते हैं। पोज करके नोट्स लिखते हैं, अभी साथ साथ नोट्स मत लिखा करो, बाद में वीडियो रहती है आपके पास तब लिखा करो। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ में आई। जब लाइव चल रहा होता है ना तो लाइव में एक जुनून होता है पढ़ने का, बाद में रिकॉर्डिंग में कोई नहीं पढ़ता। दुनिया जान की यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग पड़ी, लोग फ्री में देने लग रहे हैं, नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि लाइव का मजा अलग होता है। ठीक है, आइए जी। इंटीग्रल पार्ट का मतलब होता है पूर्णांक में उत्तर आए, इंटीग्रल वैल्यू यानी पूर्णांक में मान आए। क्लियर है जी यहां तक की बात। तो दोस्तों आज मुझे लगता है यहीं तक रखते हैं। ठीक है जी, कल इससे आगे बढ़ेंगे। एक एग्जांपल दोबारा से लेते हैं ताकि एक प्रयास दोबारा से करें। जिनको पीछे वाली चीज समझ आ गई थी वो बेशक जा सकते हैं, जिनको नहीं आई थी वो दोबारा सोच लें कि अगर मैं 59/90 लिखूं और फिर कहूं इसे उसमें रिकरिंग डिजिट में चेंज करो, तो एक तरीका तो बहुत आसान है कि हम इसे 9 से भाग देके चेंज कर लें। दूसरा तरीका यह है कि 59 है तो जो भी 2 अंकों की संख्या होगी उसमें से मैंने ये वैल्यू घटाई होगी तो मेरे पास ऐसे बचा होगा। तो मेरे को क्या सोचना है कि या तो ये 5 होगा या फिर 6 होगा। तो 5 तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि 5 से यहां कोई नंबर ऐसा बनेगा नहीं कि 5 घटा के 59 आ जाए, क्योंकि 59 60 के आसपास है। तो इसका मतलब वो 6 से लेके स्टार्ट होगा, तो हमें यहां घटाना भी 6 होगा। तो यहां क्या लेके चलें 65 में 6 गया 59। इसका मतलब ये जो आंसर होगा 0.65 पे बार होगा। इस तरीके से मेरे बच्चों हम थोड़ा जल्दी सोच सकते हैं। जिनको आ गया वो बेशक जा सकते हैं, अभी अपनी दूसरी क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं जिस भी पोर्टल पे। मैं एक और लिख लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 89/90। मैं कहूं यार इसकी फ्रैक्शन मतलब वो रिकरिंग डिजिट में बताओ 90 अगर हूं, तो एक तरीका आसान सा ये है
क्या आप ये देखिए कि 89 है तो नेचुरल 89 से बड़ा यहां नंबर होगा, तो 90 तो कम से कम होगा ही होगा। तो यानी सब्ट्रैक्ट यहां से क्या कर रखा होगा, 9 कर रखा होगा। अगर 9 यहां से सब्ट्रैक्ट किया होगा तो यहां क्या नंबर लोगे, 9 घटा के 89 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 98 यहां होना चाहिए। तो इसका मतलब इसकी जो क्या नाम है तुम्हारी फ्रैक्शन बनेगी वो 0.98 पे बार बनेगी। ठीक है, और ले लेते हैं एग्जांपल, क्योंकि जिनको आ गया था वो चले गए होंगे, जिनको नहीं आया वो समझने का प्रयास करो। क्या अगर मैं कहूं 0.37, ठीक है जी, अब मैं कहूं कि यार इसकी फ्रैक्शन बनाओ, या 47 ले लेते हैं, या हमने ले लिया था 47, चलो ले लेते हैं। अच्छा सॉरी, मैं कह रहा हूं 47/99, 90, इसका उसमें बताओ, डेसिमल में बताओ। तो आप ये बात जानते हैं कि यार ये इस तरह से घटाया होगा कि अगर ये 4 से शुरू होने वाला नंबर होगा तब तो यहाँ 4 सब्ट्रैक्ट किया होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि 4 से शुरू होने वाले 2 अंकों की कोई ऐसी संख्या है ही नहीं कि 4 घटा के 47 आ जाए, है ना, क्योंकि 47 में भी 4 जोड़ूंगा 51 आ जाएगा, यानी 2 अंकों की जो संख्या वो 5 से शुरू होने वाली है। तो यानी यहाँ जो सब्ट्रैक्ट किया होगा वो क्या सब्ट्रैक्ट किया होगा, 5। तो बताओ इसमें से 5 घटा के 47 आए तो यहाँ क्या होगा, 52। इसका मतलब 52 में से 5 गया 47, तो यानी जो आंसर होगा 0.52 पे बार होगा। क्लियर है, ये एग्जैक्टली मैं वहां समझाना चाह रहा था। पक्की बात है, क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहे हैं सर, थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते क्लास लेने? मैं तो आ जाऊं, मैं तो फ्री हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी बच्चे भी हैं, थोड़ा दिन पढ़ाते हैं, फिर टाइम और बच्चों के हिसाब से देख लेंगे। अभी तो लेट चल लेते हैं थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, बात आ रही है यहाँ तक समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी कल मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, कल इससे आगे बढ़ेंगे। कप्तान बेटा बंद कर दे, ठीक है, ये सारी चीज़ें कल हम पढ़ लेंगे अच्छे से, कल मेहनत दोबारा करेंगे। चलिए मेरे बच्चों, भगवान आप सबको खुश रखे, आप सब खुशी रहें, सुखी रहें, अपने माँ बाप की सेवा करते रहो बेटा, पढ़ते रहो, माँ बाप से बात कर लिया करो अगर हॉस्टल में रहते हो, खासकर माँ से, बड़ी ज़रूरत है उनको तुम्हारी, बड़ी चिंता है उनको। नमस्कार दोस्तों।